चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना? और मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि रिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बेसिकली जब भी बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है, आई मीन ये तो बहुत बड़ा तो है नहीं, फिर भी जब हमारी पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? हमारे पास कंटेंट काफ़ी सारा रहता है, तो उस टाइम में कोई सब्जेक्ट रहे आपका सब्जेक्ट क्यों ना हो, है ना? तो हमारा बेसिकली जब मैं सीए कर रहा था, तो उस टाइम से ये हमें हैबिट लगवाई है टीचर्स ने, राइट? तो वो क्या करते हैं आई मीन बेस्ट टीचर्स, ठीक है? तो वो क्या करवा देते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा-बड़ा होता है और इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ना, रिवीजन का सेशन वगैरह अटेंड कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते थे लास्ट मिनट रिवीजन एलएमआर करके, ठीक है? तो इससे क्या होता है जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको ना क्विक फायर कर देते हैं वो। तो उससे ना पूरी सब्जेक्ट का आइडिया आ जाता है। राइट? क्योंकि हमारे पास तो 7-8 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, राइट? तो एक सब्जेक्ट के बारे में कहाँ पे क्या है तो शायद हमने पढ़ के छोड़ दिया रहता है, बट पूरी चीज़ें एक बार में याद नहीं आती हमें, राइट? तो पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा सेशन अटेंड करने से रिवीजन वाला और रिवीजन हो जाने से जो चीज़ हमें पढ़ने के लिए शायद दिन लग जाते, 2-3 दिन लग जाते, वो 2-4 घंटे में हो जाता है ना? 2-3 हार्स में पूरा कंप्लीट करवा के देते थे। तो उससे क्या है ना पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए बेनिफिट हो जाता है ना? मीन्स हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज आ जाता है तो हमें पता है अभी कि यार इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-सी है, कौन-सी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कर लेते थे, राइट? इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें होती है बट क्या है, कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है, राइट? क्योंकि इम्पोर्टेंट सब कुछ है इसका मतलब ये नहीं कि सब पढ़ लो, है ना? अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ कि हमें एग्ज़ाम में नंबर आने चाहिए, राइट? तो वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती थी हमें और फिर परफ़ॉर्मेंस देना है, राइट? एग्ज़ाम में और फिर रिज़ल्ट आएगा, जो भी आएगा, राइट? तो अभी हमारे पास एज़ सच कंटेंट तो है, बट उसमें से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो उसमें से जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं अभी बताऊँगा, राइट? तो आपको उन्हीं चीज़ों को फ़ोकस करना है और रिवीज़न के बाद में वही सारे पेजेस आपको टर्न करके देखने हैं, उतनी सारी कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा 1, 2, 3 बार आपने देख लिया इस रिवीजन सेशन को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा इसका और आप इनफैक्ट कहीं इंटरव्यू के भी लिए जा रहे हो तो ये सेशन को तो देख लेना उस पीरियड में या फिर उतने ही पेजेस आप टर्न कर लोगे आपके नोट्स के, फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसका, ठीक है? सो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं जो मैंने पढ़ा हुआ है और हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है? सो आई होप कि आप लोग भी इसके लिए रेडी हो। सो एक बार मुझे बता दो क्विकली, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस रिवीजन? बताओ, बताओ। यस सर। ओके, हम यस सर। किसी ने यस सर बोला, चलो नाइस। सो हमारी स्टार्ट हुआ था बेसिकली हमने सेशन स्टार्ट किया था एक्सेल से, राइट? तो एक्सेल को ही मेरे पास यस ये मेरे सामने एक्सेल अब ओपन है। मैं इसमें क्विक फायर कर देता हूँ कि हमने क्या-क्या चीजें इसमें देखी थी, राइट? तो आपको भी याद आ जाएगा। जिनकी प्रैक्टिस हुई है उनको तो पता ही है क्या चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं भी हुई थी तो आपको एक बार याद आ जाएगा, ठीक है? तो सारी की सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे नहीं बट इम्पोर्टेंट चीजें तो मैं इसमें बता दूंगा। तो आप इसकी तो ऑफ कोर्स प्रिंट नहीं होगी आपके पास में, बट यस आपके पास नोटपैड पेन भी रख लो ताकि आप उसमें लिख पाओ कि यार कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो जो लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो सेशंस देख रहे हैं ये वाला वीडियो लेक्चर्स, तो वो लोग प्रॉपरली अपने सामने नोट्स रखना, नोटपैड और पेन अपने पास में रखना और उस तभी आप इन सेशंस को देखना, ठीक है? सो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अभी, राइट? यस। सो एक्सेल एक्सेल में बेसिकली ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो कि हमारे अकाउंट्स एंड फिनेंस प्रोफेशनल के इंपॉर्टेंट है, राइट? उस चीज के लिए क्योंकि ये अगर नहीं आता है हमें तो
यार हम सिर्फ कंसल्टेंट रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे हम लोग, राइट। सो ये बेसिकली नीड टू नो वाली थिंग है, ये सबको तो आना ही चाहिए, राइट। और इसमें पहले ही बताया था मैंने कि माउस का ज्यादातर तो यूज नहीं करना, राइट। एक्सेल से ही सब लेफ्ट राइट करोगे तो आप जो भी फोर कीज होती है ना, जो लेफ्ट राइट एरोज वाली, तो इससे ही काम चलता है। एंटर वाला, टैब वाला, है ना, और शिफ्ट वाला, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज है इसमें, ठीक है। और शॉर्टकट्स तो पूरे के पूरे मैंने शॉर्टकट्स का आई थिंक सेपरेटली शेयर भी किया है, कौन से शॉर्टकट्स कहाँ पे यूज होते हैं, और यहाँ एक्सेल में भी हम लोगों ने देख चुके थे, ठीक है। फॉर्मेटिंग वाला या कहीं तो है जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट वाले शॉर्टकट सारे बता चुका था, ठीक है। सो चलो, इसमें ये कुछ रोज, कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। पढ़ना देखना हो तो एक बार देख लेना, लेकिन नॉट मच इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन पूछता नहीं ये सारी चीजों पे, ठीक है। सो आपको बस लेआउट, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स तो पता है आपको, कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, वर्क बुक कौन सी होती है, क्या नहीं, ये सारी चीजें थोड़े से आपको इतना तो पता होना चाहिए। या मतलब क्या है ना, बेसिकली आपको अगर पूछ लिया कि आप कहाँ पे, कंटेंट कहाँ पे होता है, वर्कबुक में होता है या वर्कशीट में होता है ना। तो वर्कशीट में होता है, और नंबर ऑफ वर्कशीट्स, ये सारी वर्कशीट्स है ये सारी, और इन सारी वर्कशीट्स का जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा वर्कबुक, राइट। यस, उसके बाद रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट कब हो जाता है, जब ये इसको हम लोग ऐसा डॉलर का साइन लगा देते हैं, है ना, तो ये फिक्स हो जाता है बेसिकली, राइट। यस सर। उसके बाद हाइड अनहाइड जो भी है ना, और बेसिक फॉर्मेटिंग, यहाँ इसके लिए भी फॉर्मेटिंग मैंने बता चुका था आपको, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, तो एंटर वगैरह करते हैं तो हम लोग नीचे चले जाते हैं, राइट। ऑल्टर के साथ में एंटर करते हैं तो ऐसे ऐसे नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जस्ट लाइक अ वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या क्या होता है स्टोरीज में। बेसिकली ये टेक्स्ट होता है, नंबर्स होता है, बुलियंस होते हैं, इसको ट्रू एंड फॉल्स बुलियन बोलते हैं। ये डेट का फॉर्मेट होता है, और ये डेट है क्या, नहीं, ये हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, डेट का ये फॉर्मेट है, राइट। यस। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग हमने देखी थी, राइट। एक बार इसको भी देख लेना, आना ही चाहिए आपको, राइट। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ये भी मैं बता चुका था आपको, और ये तो आना ही चाहिए, राइट। तो एक बार नहीं आ रहा होगा तो देख लेना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, क्या होता है, तो जब भी डॉलर लगवा देंगे तो हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाएगा, ताकि हमें एक एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे और हर जगह कॉपी हो जाएगा सेम फॉर्मूला, राइट, रेफरेंसिंग से। यस सर। उसके बाद मिक्स रेफरेंसिंग, मतलब जिसमें एब्सोल्यूट भी हो और रिलेटिव भी हो। देखो यहाँ पे 7 जो है ना, 7 पे डॉलर लगाया हुआ है, डी पे नहीं है, तो डी क्या है, रिलेटिव है, मतलब डी से ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, जैसे जैसे फॉर्मूला हम लोग ट्रैक करेंगे, राइट, लेफ्ट राइट जो भी है। बट हम लोग उस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो 7 ही आना है, राइट। तो ये कहाँ पे, ये इस टाइप का कुछ टेबल होता है, उस जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन में बनाना पड़ेगा, हमारी जरूरत हो जाती है वो, उसके बिना वो सिंगल फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता है, राइट। तो ये उसका एक ह्यूज पर्पज है, मतलब ऐसी जगह पे उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये सर, है ना, मिक्स सेल्स रेफरेंस, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। इसमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, राइट। तो ये उसके लिए एग्जाम्पल था, है ना। टेक्स्ट का फंक्शन, लोअर अपर प्रॉपर लेंथ, राइट। ये सारे आपको कोई ऐसे लिखने के लिए नहीं बोलेगा कि ये फंक्शन क्या है, बट ये सारे कौन से फंक्शंस हैं, ये दूसरा कोई हम लोग बड़ा फॉर्मूला बनाएंगे, और जहाँ पे कुछ चीज हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम कहीं स्टक हो जाएंगे, तो उस टाइम में हमें जरूरत पड़ेगी ये सारी चीजों की, कि यार इसको हमें लोअर अपर प्रॉपर लेंथ वगैरह काउंट करना पड़ेगा। लेंथ तो मोस्टली होता ही है कंटेंट में, बहुत ज्यादा हमारे पास डेटा आ जाता है, तो तब हम लोग देखेंगे कि यार, अगर मान लो कि इसका अगर मुझे देखना है कि सब के टेक्स्ट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है इसमें, राइट, शिवा में कितने अल्फाबेट्स है, राइट। तो ये सारे कैसे काउंट करेंगे, हम लोग लेंथ से भी काउंट कर सकते हैं, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा, सबका एक 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 काउंट करेंगे क्या, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग क्या फॉर्मूला लगवा देंगे लेंथ का, वो काउंट करके बता देगा, है ना। तो मुझे अगर चाहिए रहेगा कि सिर्फ जितने 5 लेटर्स किस केस में,
अल्फाबेट्स, तो फिर उसको फ़िल्टर करना है तो फिर मुझे पता चल जाएगा इंस्टेंट, राइट? तो ऐसा कुछ भी पर्पज़ हो सकता है। तो ये सारे क्या है, सपोर्टिंग फंक्शंस है ना? ये सपोर्ट करते हैं दूसरे फ़ॉर्मूलाज़ के लिए वगैरह, है ना? इंडिपेंडेंटली ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है? बट दीज़ आर इम्पोर्टेंट। बहुत ही छोटे-छोटे फंक्शंस हैं बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कॉनकैटिनेट वगैरह, है ना? मर्ज करने के लिए एंड के जैसा ये फंक्शंस है लेकिन कॉनकैटिनेट से चलता है, ठीक है? तो नीचे में दोनों की कैसे यूज़ करना है हमने फ़ॉर्मूला लगा चुके हैं, तो वो देख लेना, ठीक है? यहाँ पे हमें कैसे इसको टेक्स्ट को सेपरेट करना है इसमें से, है ना? और नंबर्स को कैसे सेपरेट करना है, तो इसके लिए कंट्रोल ई, सिंपली हम लोग इसको देख लेना कैसे हम लोगों ने इसको अप्लाई किया था, राइट? एक जगह पे हम लोग हाथ से टाइप कर देंगे कंटेंट को और उसके बाद में कंट्रोल ई कर देंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये अपने आप सब कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ कंट्रोल ई कर दिया मैंने, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ई वाला, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट राइट से आप निकाल सकते हो, टेक्स्ट को सेपरेट कर सकते हो, बट उसके कुछ लिमिटेशंस है, राइट? तो ये आपके लिए एकदम धांसू फंक्शन है, ठीक है? यस। उसके बाद ये एक्सरसाइज थी कुछ, ठीक है? उसी के बेसिस पे, तो ये आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, ये प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, ठीक है? फिर आती है इफ की फंक्शनैलिटी, है ना? इफ का देखो ना, समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है ना? इफ मतलब क्या है? कंडीशन। इफ इफ मतलब क्या होता है? जब, है ना? तो कंडीशन आ चुकी है, तो ये कंडीशनल कंडीशनल फंक्शंस है कुछ, है ना? इफ और मतलब कंडीशन नहीं है ये, या फिर ये एंड मतलब ये भी और ये भी तो कंडीशंस है ना, तो ये सारे कंडीशनल फंक्शंस है। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? इफ का भी जरूरत पड़ती है, ये क्या है, मैं बोला ना सपोर्टिंग फंक्शंस है ये सारी चीजें। और इफ का तो स्टैंड अलोन भी हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग कई जगह पे, ठीक है? कैसे यूज करना है, नॉट नेसेसरी कि आपको यही आना चाहिए, अब उसका पर्पस, उसकी यूटिलिटी क्या है ना, ये आनी चाहिए आपको, ठीक है? डन सर। उसके बाद इसी का एक्सरसाइज था, है ना? एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की थी, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सम इफ का फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सम इफ तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है? सम इफ को हम लोग, कई लोग सम इफ और मतलब देखो क्या करना, सम इफ और वी लुकअप ये दोनों कभी-कभी आपको रिजल्ट बराबर देंगे, ठीक है? बट सम इफ नंबर्स के साथ में बहुत अच्छा काम करता है और सम करता है, राइट? दो सेपरेट अगर शीट्स है तो उधर का डेटा इधर लेके आ जाएगा ये। वी लुकअप भी लाएगा बट वी लुकअप क्या करता है, फर्स्ट रो ही उठा के लेके आएगा। मान लो सेम टाइप का कंटेंट है दोनों शीट्स में, हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट? तो वी लुकअप से क्या होता है, जो पहला रो होगा ना, एक शीट में प्रफुल्ल लिखा है, दूसरी शीट में भी प्रफुल्ल लिखा है, ठीक है? लेकिन एक शीट में प्रफुल्ल के 10 लाइन आइटम है और ये शीट में एक ही है, मुझे इनका सम चाहिए है। तो सम चाहिए तो सम इफ करना पड़ेगा नंबर्स के साथ में, अगर सिंगल भी होगा तब भी ये काम करेगा, राइट? 10 लाइन आइटम हो या सिंगल हो, सम करके बता देगा। बट आप वी लुकअप लगाओगे तो रिजल्ट सिर्फ फर्स्ट लाइन होगा ना ये शीट में, यही आएगा इधर, ठीक है? तो ये गलत हो जाता है, इसलिए नंबर्स जब भी आते हैं तो नंबर्स के साथ में वी लुकअप यूज करना, सॉरी, सम इफ यूज करना। और जब टेक्स्ट की बात आती है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की, तो फिर वी लुकअप यूज करना, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट के साथ तो सम इफ काम नहीं करेगा, राइट? यस। उसके बाद सिमिलर वे में काउंटिफ्स के फंक्शंस है कुछ, तो काउंटिफ्स, काउंट ब्लैंक, ये बेसिकली ये काउंट से सिर्फ ये नंबर्स के साथ में काउंट करता है, काउंटा से टेक्स्ट के साथ में काम करता है, तो इस टाइप के वगैरह इसके पर्पस है, ठीक है? काउंट ब्लैंक्स, ब्लैंक्स कुछ है तो वो काउंट करेगा, राइट? तो ये सारे कंडीशनल फंक्शंस है सब कुछ, ठीक है? डन। ये फिर हमने एक्सरसाइज देखा था, उसी के बेसिस पे, तो आप उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है? सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर और टाइम मिला तो और करना एक बार, ठीक है ना? ये वी लुकअप का फंक्शन है ना? ये पूरा का पूरा इसका जो गेम होता है वी लुकअप का, ये 0 एंड 1 मतलब ट्रू एंड फॉल्स पे रहता है, राइट? जब भी हम लोग 0 टाइप करते हैं मतलब फॉल्स होता है, तो वो क्या करता है, एग्जैक्ट मैच वाला फाइंड करता है, ठीक है? और हम लोग 1 अगर प्रेस कर देंगे मतलब ट्रू होता है, तो वो क्या करता है बेसिकली
अगर मोर और लेस अगर नंबर रहता है मतलब मैचिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहा तो मैच कर देता है वो, ठीक है, तो उससे आंसर गलत आने के चांसेस रहते हैं, तो हमें जीरो यूज करना है। बट वन वहां यूज करेंगे हम लोग जहां पर रेंज वगैरह दी रहती है, ठीक है, रेंज की बात कर रहा हूँ, तो वो भी सामने में दिया है आगे में, ठीक है, ये फॉल्स का फंक्शन था, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका ये डेटा दिया था, बस बेसिकली है ना कंपेयर करना था, तो वी लुकअप वगैरह का फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना था, उस टाइप से हमने किया हुआ है, ठीक है। तो वी लुकअप का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वी लुकअप से हमें मैंने जो भी चीजें बताई है बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। Done. उसके बाद यहाँ वी लुकअप का यस फॉल्स वाला फंक्शन यूज किया, बिकॉज यहाँ पे क्या है रेंज दी हुई है, सॉरी ट्रू वाला फंक्शन यूज किया, क्या वन प्रेस किया, राइट, है ना, तो यहाँ ये ऐसे रेंज दी हुई है ना, तो यहाँ इस देखो आप, राइट, तो इस 2 लाख के आसपास अगर कुछ किस रेंज में ये फॉल करता है ना, देखो ये 2 लाख कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है, राइट, तो उसने बराबर ये नंबर पिक किया है, राइट, वी लुकअप, है ना, कैसे लुक करता है तो देख लो आप, ठीक है, डन। उसके बाद एच लुकअप है, ये हॉरिजेंटल वगैरह आपने आपके पास हो सकता है, ये आपके एक्सेल में काम करेगा नहीं करेगा एच लुकअप का, बट ये हॉरिजेंटल काम करता है, बेसिकली वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है, वर्टिकल मतलब रोज में, और हॉरिजेंटल मतलब कॉलम्स के साथ में, सॉरी माय बैड, वर्टिकल मतलब कॉलम्स के साथ में, हॉरिजेंटल मतलब रोज के साथ में, ठीक है, यस, है ना, एच लुकअप का भी यहाँ पे ट्रू फॉल्स के साथ में है, देन वी लुकअप प्लस मैच का फंक्शन था, ये शायद हमने देखा था नहीं देखा था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, है ना, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है, लेकिन हमने मैच एंड इंडेक्स का फंक्शन एक देखा था आगे में, ठीक है, ये वी लुकअप का टेबल, ठीक है देख लेना, ये हमने आई थिंक देखा हुआ है ये भी, ठीक है, तो उसी का एक्सरसाइज ही है ये, ठीक है। तो एक बार वी लुकअप देख लिया तो बी फिनिश, मतलब आपको पर्पस पता होना चाहिए, जीरो कब यूज करना मतलब फॉल्स और ट्रू कब यूज करना है, ठीक है, सिंपली वही पर्पस है, आप एक एक सॉल्व करो एक्सरसाइज या 10 सॉल्व करो, अगर आप फोकस किया कि क्या इंपॉर्टेंट है उस फॉर्मूला में और आपको आ गया तो डन है, ठीक है, यस, है ना, वी लुकअप विद मल्टीपल टेबल्स था, तो इसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, तो अब एक बार इसको देख लेना, और देखो हाँ मैं एक बताता हूँ, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जितने के जितने एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दिए वो सारे के सारे आपको फर्स्ट टाइम में आ जाए, ठीक है, आपको बेसिकली फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला को सिंपल वे में यूज करता है वो आपको आना चाहिए, मैंने तो आपको बहुत एडवांस लेवल तक लेके गया, इतना बड़ा फॉर्मूला किसी को नहीं आता होगा आपके फ्रेंड में से, ठीक है, तो आप उसका उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है, सो बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में, इसलिए बता दिया। देन इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन जो क्या करता है, एक जो इंटरसेक्शन होता है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं रोज एंड कॉलम्स, उसको फाइंड करता है, राइट, तो इसका एप्लीकेशन बहुत कम यूज होगा ये, बट कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, तो आना चाहिए आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना, आई थिंक इतना ही था यहाँ पे, रेवेन्यू बाय ईयर वगैरह ये तो ये शायद नहीं देखा था, ठीक है, ये नहीं देखा था हमने। नेक्स्ट वी लुकअप विद डुप्लीकेसी, है ना, जहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह दिए, तो उस केस में कैसे यूज करना वी लुकअप को, ठीक है, तो ये सारा ये अभी तक हमने ये पढ़ा था, फिर ये न्यू लर्निंग थी, इस टाइप से मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, ठीक है, देख लेना, आपको ये एडवांस लेवल का हो गया, बहुत ही आया तो आया नहीं तो छोड़ देना, ठीक है, समझा तो बहुत अच्छी बात है, एक दो बार देखोगे तो समझ ही जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है फॉर्मूलाज का, उसको क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज नेस्टिंग, नेस्ट नेस्ट मतलब क्या होता है पता है, जो घरटा होता है ना बर्ड्स का, उसको नेस्ट बोलते हैं, मतलब क्या है, एक दूसरे में घुसा हुआ है, नेट बनी हुई है, राइट, तो उस टाइप का। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, ये तो ऑफ कोर्स फिल्टर सॉर्टिंग तो आती ही है, ठीक है, ये तो फर्स्ट आनी पहले ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट हो जाता है, तो कंटेंट को अगर ये फाइंड करना है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज में से एक्चुअल एब्सोल्यूट कितनी है, ठीक है, मतलब देखो, एक ही कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है, आप कैसे काउंट करोगे,
इसलिए आपको बस पता चलना चाहिए कितने मेरे पास एक्चुअल है, तो उसको रिमूव डुप्लीकेट कर दोगे कंटेंट को तो आ जाएगा। ये भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है? डन। उसके बाद फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है उसका ये एक्सरसाइज़ था, है ना? डेट एंड टाइम का फंक्शन, ये एक बार थोड़ा देख लेना, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं बट कभी-कभी हमें ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की, ठीक है? और डेज़, मंथ वगैरह का तो होता ही है, ज़रूरत पड़ती है। छोटे-छोटे फंक्शंस है, उसके बाद हमने देखा था पिवोट टेबल, राइट? तो पिवोट टेबल हम कैसे करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिवोट टेबल के लिए, तो थोड़ा-सा आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका। बस ये 4 चीज़ें आपको अगर आ गई, यहाँ पे क्या सिर्फ फ़िल्टर या ये जो लगा लगा हुआ है ना ये फ़िल्टर है, राइट? है ना? ये बेसिकली ये देखो, मैं हटा देता हूँ, चले गया वो, राइट? यहाँ से चले गया, ठीक है? तो मैं कंट्रोल और ज़ेड कर दिया एक बार। देखो वापस आ गया, ठीक है? मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे डालोगे ये फ़िल्टर में आएगा, जो चीज़ यहाँ पे कॉलम में डालोगे तो ये ऐसे आएगा, ये कॉलम्स है सारे मेरे, ठीक है? उसके बाद जो कुछ हम लोग यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी में डालोगे, ये प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ आ जाएगी ऐसे, और जो चीज़ यहाँ डालोगे ये क्या है? ये सारे नंबर्स है ना? तो हाँ, आपको कौन-सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल बनेगा। ऐसा कई बार भी इधर का उधर मत डाल के देखना कॉम्बिनेशन में, तो क्या है रिजल्ट कभी-कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना? आप ये समझो कि कहाँ पे कौन-सी चीज़, कौन-सा कॉलम, कौन-सा फील्ड, बेसिकली ये फील्ड्स है सारी की सारी, है ना? कौन से कॉलम्स या हेडर्स कहाँ पे प्लेस करोगे तो आपका प्रॉपर रिजल्ट आएगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद हमने स्लाइसर्स वगैरह देखे थे, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वैसा डेटा फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद उसके साथ में एक चार्ट भी देखा था ताकि ये डायनामिक हो जाए, ठीक है? देखो, चेंज हो रहा है ना ऊपर-नीचे, ठीक है? डन। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। बाकी इतनी सारी ये एक्सरसाइज़ हमने सॉल्व की थी, ठीक है? आई थिंक ये सोर्स ठीक है, चलेगा। है ना? यहाँ पे भी इसका हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, राइट? है ना? स्लाइसर्स वगैरह ये देखो ऐसा इस टाइप का डैशबोर्ड भी हम लोग बना सकते हैं, है ना? डन। और फिर ये स्पार्क लाइन्स वगैरह होती है, नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? बट ठीक है, एक इंस्टेंट वाला फंक्शन है एडवांस लेवल का आजकल। कोई भी चीज़ें आपको ट्रेंड समझ जाएगा, ठीक है? कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना? तो ये ग्राफ ही है एक टाइप का बट ये इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है, ठीक है? जैसे आप ऐसा कंटेंट सिलेक्ट करोगे, तो ये आ जाते हैं, यहाँ पे आया कुछ ऐसा स्पार्क लाइन ये सारे एक्टिवेट हो जाता है। डन। उसके बाद डेटा वैलिडेशन कुछ है क्या इसमें? शायद हाँ, चार्ट्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, क्या बार चार्ट्स है ना? कॉलम चार्ट्स बेसिकली, इसी को बार भी बोलते हैं। सिंगल अगर है तो बार और ये मल्टीपल में है तो कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद ये लाइन चार्ट है ऐसे वाला, ठीक है? तो सारा ही यहाँ से आप डिज़ाइन में जाओगे तो सब चेंज हो जाएगा। बट इम्पोर्टेंट इज़ कि आपको कौन से डेटा के लिए कौन-सा यूज़ करना है, इतना आना चाहिए, ठीक है? जब आपको प्रोपोर्शन वगैरह दिखाना है तो कौन-सा होता है यार ये? कभी-कभी वर्ड्स फॉर पाई चार्ट यूज़ करते हैं हम लोग, राइट? ऐसा प्रोपोर्शन है, परसेंटेज वगैरह हम लोग दिखा देता है, राइट? ये लाइन चार्ट होता है जब आपको कोई चीज़ का ट्रेंड दिखाना है आपको, राइट? तो ये सारी चीज़ें, तो ये पर्पस आप देख लेना एक बार, ठीक है? मतलब जितने चार्ट्स हमने पढ़े बस उतने ही देखने हैं, ठीक है? सारे के सारे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं इंस्टा पे इधर-उधर देखोगे तो बहुत अलग-अलग टाइप के एडवांस लेवल के चार्ट्स वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, ये उनके लिए ज़रूरी है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसका समझना, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा उतनी हाई लेवल की चीज़ें नहीं यूज़ होती, जो रेगुलर यूज़ होता है ना बस उसको सीखना है आपको, ठीक है? डन। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने बताया था आपको, है ना? वो समझने की एक बार कोशिश करना, कहीं-कहीं जगह पे ये यूज़ होती है, राइट? ये बेसिकली क्या है ना इफ के साथ में ही काम करता है बट इसमें आपको फॉर्मूला कहीं नहीं दिखेगा। देखो ये ग्रीन वगैरह या रेड है, ये फॉर्मूलाज के साथ में नहीं है, ठीक है? ये बैकएंड में काम कर रहा है ये, तो ये क्या से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होता है, राइट? या होम में ही होता है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से सब आता है, ठीक है? तो यूजफुल है, ठीक है? ये भी ये क्या इसी चीज का होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही है ना? फिर हमने ग्रुपिंग वगैरह बताया था कैसे उसको ग्रुप करना है, देखो यहाँ ऐसे ऐसे ग्रुपिंग्स, राइट?
तो ये भी आप देख लेना ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज़ क्या होता है ना, कंटेंट इतना सारा हो जाता है तो कैसे दोगे ना, अब इसको प्रिंट नहीं आएगा। फिर आप इसको रहना भी चाहिए कंटेंट, तो इसको फिर आप ग्रुप कर दोगे ऐसे, तो आपका प्रॉपर्ली ये प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है? क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है? उसके बाद ग्रुपिंग का एक्सरसाइज है, फ्रीज पेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपके हेडर से देखो चले गए हेडर सारे के सारे, है ना? दिख रहा है क्या आपको हेडर? बट यहाँ रख के मैं ऐसे चले जाऊंगा, कहाँ कहाँ होता है डेटा में फ्रीज पेन्स। कई बार ना मुझे ये सारी चीजें याद नहीं रहती कौन सा कहाँ पे है ना, बट मुझे कुछ शॉर्टकट्स पता रहते हैं तो मैं यूजुअली ऐसे ही यूज करता हूँ, है ना? But देखो कहाँ है ये अभी, सॉरी सॉरी, इसके शॉर्टकट्स का बड़ा कार्ड बनाए इसका। मैकबुक प्लस विंडोज का है ना, तो रेगुलर केस में इसके शॉर्टकट्स थोड़े से उल्टी बटन होती है इसकी थोड़ी कीबोर्ड की, इसलिए पंगा होता है। ठीक है, तो यहाँ रख के आप इसको फ्रीज पेन्स कर दोगे तो आपका फ्रीज पेन्स हो गया। ठीक है, ये देखो दोनों दिख रहा है आपको, राइट? यस। उसके बाद एरर्स को छोड़ दो, ठीक है? कौन से टाइप का क्या एरर होता है, तो ये हमने शायद देखा भी नहीं था। प्राइसिंग ऑप्शन ये सब एडवांस लेवल का है, राइट? आपने नोट कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो राइट उतनी चीजें आपको देखनी है। Done. इसको हम लोग अभी करते हैं क्लोज। चलो इसमें फिर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वाली मार्कर, सर इतना टाइम लग गया रिवीजन के लिए, थोड़ा सा एक्सेल बड़ा था ना, इसलिए एक्सेल का टॉपिक थोड़ा बड़ा था, है ना? इस सेशन में हमने देखा था बहुत ही बेसिक वाले कम, जो भी सिस्टम के शॉर्टकट्स एंड इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये सेशन को तो आप देख लेना, मिस मत करना। बाकी इसमें ऐसा जैसा कुछ नोट्स निकाल के पढ़ने वाला तो कुछ भी नहीं है, ये एक्सेल पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ना? आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सेशन तो मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैंने बताया हूँ, इसमें शॉर्टकट्स हैं, बेसिक बेसिक फंक्शंस है, जो कि आप प्रोफेशनली कंप्यूटर को और लैपटॉप को कैसे यूज कर सकते हो। और राइट, इतना भी अगर आपको आ गया ना, कोई देखने वाला आपको बोलेगा वाह यार इसको कितनी सारी चीजें आती है ना? ऐसे पलक झपकते ही सिस्टम काम करने लग जाता है, है ना? इतनी सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, है ना? विंडोज डी से वगैरह, ये विंडोज डी, राइट? मतलब आपको सारा का सारा मिनिमाइज हो जाता है ना, इस टाइप के फंक्शंस लॉक हो जाता है विंडोज एल से वगैरह, ऑल्टर डी से वगैरह पाथ का सिलेक्शन होता है, राइट? ये ऐसे ऑल्टर डी से वगैरह ऐसे सिलेक्शन होता है, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी करो या पेस्ट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन था, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप देख लेना, कैसे आप शॉर्टकट्स वगैरह बनाते हो, गूगल ड्राइव का इंस्टॉलेशन भी मैंने बताया था आपको, है ना? कुछ ये भी फाइंड एंड रिप्लेस वगैरह कैसे करते हो, न्यू विंडो कैसे करते हो, उसका पर्पस क्या है ना? तो जूम कैसे होता है, नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट कुछ कुछ जो ऊपर के है बहुत इंपॉर्टेंट वाला थे, ठीक है? ग्रिड लाइंस कैसे हटाना है कैसे नहीं, है ना? विंडो को रिसाइज कैसे करना है, एक बार ये सेशन को तो देख लेना, मिस मत करना प्लीज, ठीक है? फिर हमने ये फोटोज वगैरह कैसे इंसर्ट करनी है, ये फिर उसमें एक्सेल के अंदर पीडीएफ कैसे डालना है, ये देखो एम्बेड हो जाती है इसमें, है ना? मैंने क्लिक किया और पीडीएफ ओपन हो गई, राइट? तो ये सारी चीजें कैसे करनी है ये भी सारा मैंने आपको बता चुका था, ठीक है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप प्रेजेंटेशन वगैरह आप दोगे या मैनेजमेंट को बना के भेजोगे ना, तो उनको कुछ फाइल्स होती है जो पीडीएफ फाइल्स होगी पीपीटी के साथ में, राइट? या एक्सेल के साथ में, तो उनको रेफर करना होगा, तो कैसे सेपरेटली भेजना पड़ेगा, तो क्या कभी छूट जाता है वो, लेकिन आप उसी में अगर एम्बेड कर दिया एक्सेल के अंदर पीडीएफ डाल दिया तो कभी मिस नहीं होगा, राइट? एक्सेल के साथ चले जाता जाएगा ये, है ना? उसके बाद ये डेटा का क्या देखा था इसमें, हाँ टेक्स्ट एंड मंथ का फंक्शन इसमें देखा था, राइट? है ना? मतलब बेसिकली डेट से वो दिन कौन सा है ना? इसमें मंथ निकला हुआ है तो टेक्स्ट से मंथ भी निकल जाएगा, डे भी निकल जाएगा, तो ये सब पता चल जाता है हमें, राइट? और इसके साथ वी लुकअप भी हमने देखा था, राइट? तो
दोनों चीजें यहाँ मिल गई आपको, ये ट्रांसपोज, राइट, मतलब वर्टिकल डेटा कॉपी किया तो हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कॉपी किया तो वर्टिकल पेस्ट कैसे होगा। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल के, यहाँ से पेस्ट स्पेशल का आपको दिखता है ये ट्रांसपोज वगैरह, है ना। मैंने कॉपी नहीं किया इसलिए कॉपी करता तो ये ओपन हो गए रहते ऑप्शंस, ठीक है सारे, पेस्ट पे वही पाएंगे सारे के सारे ऑप्शंस। उसके बाद ये Q1 Q2 का कुछ ना कुछ तो मैंने करके दिखाया ही होगा, इसको देख लेना थोड़ा, ठीक है। यस, ये एजिंग आई थिंक Q1 से एजिंग या कुछ ना कुछ तो इसमें किया होगा, तभी तो ये हाईलाइट हुआ है, ठीक है। ये मंथ्स है कुछ, देख लेना आप एक बार, ठीक है। Q2 Q3 Q4, है ना। सोर्स वी लुकअप के लिए वर्टिकल स्टैकिंग डेटा का ना, हाँ ये फंक्शन ऐसा है कि ये एडवांस, मतलब ये ऑफिस 365 में है, ठीक है। ये मेरे सिस्टम में ऑफिस 365 नहीं चल रहा है इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, लेकिन ऑफिस 365 यूज करोगे तो उसमें ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के फंक्शंस है, ग्रुपिंग, फ्रीज पेन्स और न्यू विंडो का एप्लीकेशन कैसे क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारी चीजें मैंने करके दिखाया था आपको, राइट। फॉर्मूला ट्रेसिंग वगैरह भी है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बार चार्ट्स भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी, ठीक है। डन है, इसको करते हैं हम लोग वाइंड अप। यस, तो आपके पास जो होगा ये पीडीएफ का प्रिंट होगा, राइट। ये चीज आपके सामने होगी, है ना, ये होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट पीवोट का मैंने बता चुका हूँ, उसी सेम वाले शीट में सेपरेटली, उसका सेशन शायद सेपरेट लिया था हमने, लेकिन वही चीज है जो ऊपर बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सेल का मॉड्यूल फिनिश हो गया यहाँ पे, और नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस एंड बैंकिंग, राइट। आपके पास जो नोट्स होगी ये पीडीएफ मैंने ओपन की, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको क्लोज करता हूँ और मैं ये एक्सेल ओपन करता हूँ, ठीक है। कुछ मार्क करके देना है तो मुझे मार्क करने के लिए सही हो जाएगा, है ना। जम रहा है ना रिवीजन, एक बार मुझे क्विकली बता दो थोड़ा, समझ रहा है, कुछ रिकॉल हो रहा है चीजें, हाँ सर। यूजफुल है। यस। ओके डन, है ना। ये देखो हमने जो ये फाइनेंस का टॉपिक था, बेसिकली फाइनेंस एंड बैंकिंग। देखो इंपॉर्टेंटली ये सेशन भी आपने अगर अच्छे से देख लिया तो आपकी बैंकिंग वाले सेक्टर की जॉब पक्की, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर कोई आप छोटी पत्र संस्था वगैरह भी होती है, कुछ भी होती है, वहां पर भी आपको कई इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ जाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह या प्राइवेट बैंक्स भी, वहां के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेशन देख लिया तो आपकी जॉब तो पक्की ही पक्की है। ये 2-3 सेशंस होंगे इसके जो किए थे हमने, आपको कोई नहीं रोक सकता वो जॉब मिलने से, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ बैंक अकाउंट समझने की कोशिश की, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है ना, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अकाउंट है तो, या फिर कुछ लिमिटेशन है या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं यूजुअली, तो ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की है यहाँ से, ठीक है। करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेस के लिए यूज होता है, सेविंग अकाउंट हम लोग पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। escrow अकाउंट ये तभी ओपन होता है जब हमारे पास लोन की फैसिलिटी वगैरह है, क्योंकि इसमें कंट्रोल होता है बैंक का। ये भले ही अकाउंट हमारे नाम पे है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, बैंक करता है। हम उस अकाउंट से पैसे तभी निकाल सकते हैं जब बैंक हमें पैसे देता है, ठीक है। मतलब वहां पैसे रह के भी है हमारे ही पैसे है, बट हमें तब मिलेंगे जब बैंक हमें देगा, ठीक है। इसका चेक बुक नहीं होता है, ठीक है। और फिर फिक्स डिपॉजिट, इसको बताने की जरूरत है क्या, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें सेविंग्स बहुत अच्छे से हो जाती है, छोटे मोटे बिजनेसमैन वगैरह बहुत यूज करते हैं, मतलब मोस्टली हर एक बिजनेसमैन का तो आरडी अकाउंट होता ही होता है, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, बड़े बिजनेसेस शायद नहीं करते इनको फॉलो, कंपनीज वगैरह, बट छोटे बिजनेसमैन जो है तो इसको थोड़ा थोड़ा पैसा बिजनेस से निकालते रहते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000 रुपया, ताकि एट द मंथ एंड या 5-6 महीने के बाद में एक मोटा सा अमाउंट उनको मिल जाए, राइट। उसके बाद कैश क्रेडिट और ओडी अकाउंट होता है ना। ओडी अकाउंट टेम्पररी दिया जाता है और सीसी अकाउंट एक वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, दोनों का वर्किंग कैपिटल का ही पर्पस है,
बट ओटी एक करंट अकाउंट के ही थ्रू दिया जाता है, करंट अकाउंट में ही हमें फैसिलिटी मिलती है और सीसी का सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो इतना भी चीजें आप लोगों ने देख ली, समझ ली, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जरूरत के हिसाब से, है ना, इंटरव्यू जा रहे हो या कहीं कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और समझने के लिए बेसिकली ये सेशन को भी देख लिया तो आपको रिकॉल हो जाएगी चीजें, है ना। उसके बाद यस, काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग एग्जीक्यूट करता है, और मीन्स बेसिकली आप, मैं और हर कोई बंदा जो फाइनेंस को यूज करता है और बैंकिंग सिस्टम यूज करता है, वो कितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, उसमें मोस्टली सारे के सारे हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है ना, इंस्टेंट एंड रियल टाइम होता है, ये आईएमपीएस भी इंस्टेंट रियल टाइम ही होता है, बट ये इंस्टेंट इंस्टेंट मनी क्या होता है, मैं भी भूल गया इसका। ठीक है, आईएमपीएस का, बट ये इंस्टेंट होता है। यूपीआई के पहले ये आईएमपीएस ही था, इंस्टेंट वाला, उसके बाद ये यूपीआई आया, और यूपीआई भी बेसिकली बेस जो है ये आईएमपीएस का ही यूज करता है, बिकॉज ये रियल टाइम सेटलमेंट वाले। ठीक है, 24/7 काम करते हैं ये सारे। ठीक है, आपने कभी रात में ऐसा यूपीआई किया किसी को फोन पे गूगल पे, तो कभी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो ना, दैट इज सिस्टम का फॉल्ट, बट वो हो जाएगा ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, वो कभी बोलता नहीं कि बैंक अभी बंद है करके, राइट। सो ये होता ही है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, है ना, उसके लिमिटेशंस वगैरह है, तो ये लिमिटेशंस वगैरह थोड़ी ध्यान रखना आप। ठीक है, जो भी है ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आईएमपीएस की लिमिट कितनी है, उसकी कितनी है ना, चार्जेस वगैरह कुछ लगते हैं क्या, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, बट द इम्पोर्टेंट इज कि ये कब यूज करेंगे हम लोग, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और किसके लिए कितना टाइम लगता है ना, आईएमपीएस की। ठीक है, आरटीजीएस की लिमिट कितनी है, एनईएफटी की लिमिट कितनी है, मतलब कब आरटीजीएस होता है कब एनईएफटी होता है, 2 लाख से ऊपर अगर होता है तो आरटीजीएस हो जाता है, और 2 लाख से कम का अमाउंट है तो ये एनईएफटी, एक छोटा छोटा अमाउंट है। ठीक है, तो ये दोनों का भी पर्पस है कुछ अपना अपना, है ना, दोनों के अमाउंट भी, चार्जेस भी इसके थोड़े अलग अलग होते हैं, बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं बिजनेसेस, तो उसमें ये दोनों ही ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर यूपीआई नहीं होता है क्या, यूपीआई तो होता ही होता है, वो तो हर दिन यूज करते हैं, जब भी पेमेंट रिसीव करना है बिजनेसमैन तो यूपीआई के थ्रू ही होता है, क्योंकि आजकल तो सबको सब्जी भी लेनी है तो यूपीआई करते हैं हम लोग, राइट। बट जो बड़े प्रोफेशनल लेवल के बिजनेसेस है, जहाँ पे फीस वगैरह पे करनी कुछ, तो यूपीआई होता है, यूज होता है, कम होता है, बट बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, है ना। मान लो कि लाख रुपए के ऊपर अगर पैसा भेजना है किसी को, एक बार का ट्रांजेक्शन करना है, तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, बिकॉज एमपी यूपीआई की लिमिट कितनी है, 1 लाख। ठीक है, इसलिए। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होता है, क्या होता है ये, जो हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं ना कोई भी शॉप में जाके वगैरह, जो मशीन लगी होती है, उसको बोला जाता है पॉस का टर्मिनल। ठीक है, तो उसमें क्या, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं और वो कलेक्शन करके देता है, तो वो क्या करता है, जो मशीन जो प्रोवाइडर है ना, तो वो अपने चार्जेस वगैरह लगाता है, उसको उसका एमडीआर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक क्या होता है ना, चेक क्या होता है आपको पता है, चेक, राइट, एक ऑर्डर है बेसिकली, जो कि हम लोग बैंक को देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसा एक तो इधर हमारी अकाउंट में डलवा दो, दूसरे की, या फिर किसी थर्ड पार्टी को दे दो। ठीक है, ये अगर जिस दिन डेट लिखी है, उसमें चेक की डेट लिखी है, उसके 3 मंथ्स की लिमिट है, यस, 3 मंथ्स के अंदर ही ये यूज होना चाहिए, है ना। वो डेट लिखी है उस दिन से बोल रहा हूँ मैं, चेक जब से मिला तब से नहीं, अगर ब्लैंक चेक है तो सालों साल चलेगा, बट उसमें अगर एक बार डेट डल गई तो उस डेट से 3 महीने के अंदर ही वो चेक यूज होना चाहिए, अदरवाइज वो चेक क्या हो जाएगा, स्टेल, स्टेल मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, और जब भी कुछ ओवर राइटिंग वगैरह होती है, अमाउंट की ओवर राइटिंग या डेट की ओवर राइटिंग या सिग्नेचर की ओवर राइटिंग, तो वो चेक क्लियर नहीं होता। ओवर राइटिंग मतलब ये ऐसा कुछ, तो मैंने डेट लिख दिया कुछ 21, चलो आज की 31st है ना, 31st, है ना, और
2024 ऐसा कुछ तो है। और मुझे कुछ तो यहाँ पे लगा, ये नहीं यार 31st नहीं थी, ये 21st थी। ये हो गया चेक खराब। ठीक है, ये पास नहीं होगा चेक, बिकॉज यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गई। पहले क्या होता था, अ, है ना, कुछ टाइम पहले, मतलब 5-10 साल पहले की बात, ऐसी कुछ ओवर राइटिंग अगर थोड़ी बहुत अगर हो गई ना, तो वहां पे सिग्नेचर करवाते थे फिर से एक, मतलब उसको अप्रूव हो गया वो चीज। बट आजकल वो भी चीज नहीं चलता। ठीक है, आउटवर्ड रेमिटेंस मतलब जब भी हमें बाहर देश में पैसा भेजना है, तब जाके हम लोग ये आउटवर्ड रेमिटेंस यूज करते हैं। राइट, इसके लिए एक एलआरएस की स्कीम है, जहाँ पे कुछ बोलता है कि लिबरलाइजेशन स्कीम है ना, एलआरएस, जिसमें बेसिक बेसिक पर्पज जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, बेसिक नीड्स के लिए अगर कहीं पैसा भेजना है बाहर ट्रीटमेंट के लिए, इसके उसके लिए, तो आप 2.5 लाख US डॉलर तक हम लोग पैसा भेज सकते हैं, है ना। उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है बेसिकली। राइट, और जब भी पैसा हमें बाहर भेजना है तो क्या होता है, 15 CA एंड 15 CB हमें, 15 CB ये सीए से फाइल करवाना पड़ता है, और 15 CA ये खुद जो कंपनी होता है जो जिसको पैसा भेजना है वो खुद फाइल करता है। ठीक है, तो इनके सबके अपने अपने चार्जेस भी है, तो वो चीज थोड़ा सा याद रखना। याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, किसके क्या मतलब, मोटा मोटा रेंज, है ना, रेंज याद रहनी चाहिए, है ना। यूपीआई के कुछ चार्जेस लगते क्या, नहीं लगते हमें, बट बिजनेसमैन को लगते हैं, है ना। कभी कभी कौन से टाइप का प्रोवाइडर है डिपेंड करता है, लेकिन वो पैसा काट के देते हैं फिर। ठीक है, तो ये टाइप के सारे ट्रांजेक्शन है। अगर रिवीजन के लिए इतना ही सफिशियंट है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसको कंप्लीट वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ ये लोन्स का हम लोगों ने देखा था, है ना, क्योंकि मोस्टली सारे के सारे बिजनेसमैन तो लोन्स तो लेते ही लेते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि बिजनेस तो लोन से ही किया जाता है। सर सिर्फ लोन से ही क्या, ना जिसके पास पैसा पड़ा है वो तो करेगा ही, लेकिन लोन तो अंबानी ने भी लेके रखा है। मतलब सर उसके पास पैसे नहीं है क्या, है पैसा है, फिर बिल क्या है, बिजनेस करना है तो लोन का काम लोन ही करता है। राइट, क्योंकि उसका अपना एडवांटेज है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। राइट, इसीलिए तो उससे फिर प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम लगता है। ठीक है, मतलब न चाह के भी लोन लेना पड़ता है, ये समझो आप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोन है कुछ, राइट, टर्म लोन है ना, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता है, 5 साल 10 साल, इसको टर्म लोन बोलते हैं। और जो घर होता है वो भी टर्म लोन का ही टाइप है, बट उसको मॉर्गेज लोन बोलते हैं। ठीक है, एलआरडी होता है, लीज रेंट डिस्काउंटिंग, मतलब मुझे फ्यूचर में कुछ अगर प्रॉपर्टी से इनकम आने वाला है, तो जितना फ्यूचर में इनकम आने वाला है उसी का हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं। डिस्काउंटिंग मतलब क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, है ना। मैं आपको रिसेंटली समझाया था, हमने कुछ तो पढ़ा था इसलिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, मान लो अगले 10 सालों में कभी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे करके एक एक साल में आने वाले हैं, तो 10 सालों में अगले 50 लाख आने वाले हैं। तो लेकिन वो पूरे 10 साल में 50 लाख आने वाले, तो उसकी आज की कीमत, मतलब आज अगर वो पैसे मिलते तो उसकी कीमत कितनी होती, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग वगैरह करके। ठीक है, और जितनी कीमत आने वाली है, मतलब मान लो यार एक प्रॉपर्टी से मुझे 50 लाख ही मैं कमाने वाला हूँ, तो उस प्रॉपर्टी पे लोन कितना मिलेगा मुझे, मैक्सिमम 50 लाख, उससे कम ही मिलेगा, 40 लाख 45 लाख मिलेगा। कोई 60-70 लाख तो नहीं दे देगा ना, क्योंकि यार उससे कमाई नहीं होने वाली है उतनी, राइट। तो इसलिए उसके बेसिस पे लोन मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह होता है, ये फ्लेक्सिबल और रिवॉल्विंग क्रेडिट है ना, ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है। ठीक है, होम लोन, ये तो आम बात हो गई, ये सब लोग लोन लेते हैं आजकल, घर वगैरह बनाना है कुछ है तो। लेकिन मैंने आपको बताया था, लोन अगर लेना है तो प्रॉपर होम लोन ही लेना, है ना, नेशनलाइज बैंक वगैरह से। अब पत्र संस्था से वगैरह लोन ले लेते हैं पर्सनल, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत हायर रेट पे देते हैं। राइट, 12-13% पे वगैरह लोन देते हैं, बोलने के लिए तो मॉर्गेज भी रहता है, लेकिन वो पर्सनल की कैटेगरी में चले जाता है। ठीक है, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हो, आईटीआर फाइल किया हो, जिनकी इनकम हो सफिशिएंट, तो उनको होम लोन मिलता है, जिसका रेट क्या होता है, अभी तो 8 to 9 के बीच में चल रहा है। ठीक है, यूजुअली ये 7 to 9 के रेंज में चलता ही है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये सिर्फ पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और टेम्परेरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पर्सनल लोन लिया जाता है।
ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा इस पे रिलाय नहीं करना, मतलब कोई भी बिज़नेस करने के लिए हमने पर्सनल लोन निकाल के किया है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 13, 14, 15% और ऑलमोस्ट कोई दूसरी बैंक्स होती है, पत्र संस्था वगैरह, ये तो 20% भी लेते हैं। ठीक है? सो जो कि सही नहीं है। ठीक है? और क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास होता है पर्सनल नीड्स के लिए, और जब भी ज़रूरत है तभी इसको यूज़ करना चाहिए, और प्रॉपरली अगर यूज़ कर रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ के लिए यूज़ करो, बट ध्यान रखना इसका आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं रखना, पूरा का पूरा पे ऑफ होना चाहिए टाइमली, है ना? मिनिमम मैड अमाउंट रहता है ना, मैडम ने पढ़ा था मिनिमम अमाउंट ड्यू, वो नहीं पे करना है, हमें फुल अमाउंट पे करना है। ठीक है? नहीं तो बहुत हेवी इंटरेस्ट लग जाता है। तो जिनके पास थोड़ी बहुत इनकम है उनको ये मिल जाता है, और होना तो चाहिए क्रेडिट कार्ड हमारे पास, क्योंकि रखने के पैसे तो नहीं लगते आजकल। ठीक है? उसके बाद बैंक गारंटी होती है ना? ये क्या होता है? नॉन फंड बेस्ड लोन। ये बैंक गारंटी मतलब पैसा देते हैं क्या हमें बैंक? नो, 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 पैसा नहीं देते, हमें क्या देते हैं? लेटर देते हैं, राइट? तो बैंक गारंटी एंड एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये दोनों क्या है? डॉक्यूमेंट है जो बैंक क्या करता है? हमारे बिहाफ में गारंटी देता है। तो इसका अपना पर्पस है यूज करने का, कहाँ पे यूज करना है, तो उस पर्पस के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। ठीक है? बैंक गारंटी तो नॉर्मली निकल जाता है किसी चीज की जरूरत है हमें, तो कुछ सर्टेन अमाउंट, मान लो 1 करोड़ रुपए की देने हैं हमें कहीं, तो अगर 1 करोड़ रुपए नहीं देना है और हमारा काम अगर बैंक गारंटी से हो जाता है, तो हम बैंक के पास जाएंगे, 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लेंगे, 1 करोड़ के बदले हमें सिर्फ बैंक को देना पड़ेगा 10 लाख रुपए, राइट? लेकिन बैंक कब देगा हमें बैंक गारंटी? जब हमारी क्रेडिट वर्दीनेस और हमारी पोजीशन अच्छी होगी। हमें ज़रूरत तो ऐसे, मतलब क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हम लोग वेल टू डू फैमिली से है ना? नेटवर्थ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमने कभी डुबाए नहीं है पैसे, तो हमें मिल जाएगी बैंक गारंटी वगैरह, है ना? तभी तो बैंक वगैरह देगा हमारे बिहाफ में। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट तो हमने करंट अकाउंट में ही देख चुके हैं, ठीक है? उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह यूजुअली कौन-सा रेंज में होते हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को, ठीक है? और कब इसका पर्पस है, कब यूज़ करना चाहिए और कब मिलता है किसको, तो जो-जो हमने हाइलाइट करके रखा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है? उसके बाद बैंकिंग की सर्विसेज़ कौन सी है? इसके अलावा सिर्फ़ उतना ही होता है क्या? बैंक सिर्फ़ लोन सॉरी अकाउंट होते हैं और क्या लोन देता है, इतना ही काम है क्या बैंक का? नहीं, वो तो और भी कुछ बिज़नेस करता है, और मोस्टली वो लोग इसी से कमाते हैं, और लोन का जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, उससे कमाते हैं, राइट? बैंक का बिज़नेस क्या है? प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? लोन देते हैं हायर रेट से, और लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं, मतलब आपका जो पैसा होगा ना सेविंग अकाउंट में पड़ा, उसमें सिर्फ 2-3% का ब्याज मिलता है, राइट? और जब आप लोन लेने जाओ, आपको 9-10% से लोन देते हैं ना, तो जो गैप है दोनों में, उसी से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? तो ये कुछ सर्विसेज है फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, मतलब आपको यूएस जाना है, तो यूएस जाना है तो क्या करोगे? आपका देसी वाला पैसा चलेगा क्या? रुपीस चलेगा क्या वहां पे? नहीं, आप बैंक में जाओगे, ये लो भैया 10 लाख रुपए, और 10 लाख के बदले में वो क्या देगा? थोड़े से आपको डॉलर दे देगा, राइट? है ना? 10 लाख डिवाइडेड बाय जो भी करंट रेट चल रहा है 80-85 रुपीज, है ना? डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा अमाउंट, राइट? तो उतना पैसा हमें डॉलर दे देगा, फिर डॉलर लेके जाओ, आप यूएस घूम के आओ, खर्चा करके आओ। ठीक है? तो उसके कन्वर्जन चार्जेस वगैरह लगते हैं, है ना? वो सारा चीज़ है इसमें। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है। जैसा ईपीएफ होता है ना एम्प्लॉइज़ के लिए, वैसा ही पीपीएफ होता है जो कि कोई भी ओपन कर सकता है। तो वहाँ पे पैसे, तो ये भी फैसिलिटी बैंक देता है। एनपीएस होता है ना? तो ये सारे हमने रिसेंटली पर्सनल फाइनेंसिंग वगैरह देखा था, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह, तो उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है? तो एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम, ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एक बनाया जाता है। ठीक है? आई मीन उसमें इन्वेस्ट किया जाता है ना? लॉकर फैसिलिटी, मतलब आपका गोल्ड रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो बैंक के पास जाके रख दो, है ना? तो चोरी वोरी होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है? क्योंकि वहां पे रखते हो तो आपका इंश्योरेंस वगैरह भी निकल जाता है, तो वहां पे चोरी होना मतलब बड़ी बात है, और हो भी गया तो शायद डूबेगा नहीं, आपको आपको मिल जाएगा वो वापस, ठीक है? क्योंकि उसके सारे के सारे इंश्योर्ड रहते हो, है ना? उसके चार्जेस लेते हैं, ये डिपेंड करता है कितने साल भर के 2 ढाई 3 हज़ार रुपए वगैरह रहता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज का लॉकर है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा लॉकर है, तो है ना? एक बड़ी सी रैक बनाई हुई रहती है, उसमें छोटे छोटे लॉकर बनाए हुए जाते हैं। ये होता है। इन्वेस्टमेंट्स की फैसिलिटी देते हैं हमें, राइट? हमें स्टॉक्स बॉन्ड्स कुछ भी लेना है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये लोग भी हमें फैसिलिटी देते हैं।
ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं ये लोग। इंश्योरेंस वगैरह का भी बिजनेस करते हैं ये लोग, है ना? हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, देन इन्वेस्टमेंट वाला चीज हो गई, टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये सारा चीजों का भी बिजनेस करते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देते हैं तो उसके एनुअल चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो उससे भी वो लोग कमाते हैं, राइट? असबा होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसका पर्पज शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए होता है, इनिशियली आईपीओ जब आता है तब, है ना? इसमें क्या होता है, पैसा आपके अकाउंट से कटता नहीं है, सिर्फ क्या होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, कटता तब है जब आपको शेयर्स मिल जाते हैं, राइट? फाइनल अलॉटमेंट हो जाता है तब शेयर्स, तब पैसे कटते हैं। अदरवाइज जब भी आप अप्लाई करते हो आईपीओ के लिए, तो ये आपके अकाउंट में पैसा होता है। ठीक है, यस, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में निकालती है फर्स्ट टाइम बेचने के लिए, तो उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना? मतलब वो शेयर ऐसा है जो पहली बार ही मार्केट में आया है बेचने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप शेयर्स स्टॉक मार्केट में देखते हो, मतलब जो ऐप में जो ट्रेड करते हो ना, राइट, इन्वेस्ट करते हो आप, तो वो सारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी मार्केट है वो, राइट? वो ऑलरेडी आईपीओ के थ्रू जा चुके हैं, है ना? म्यूचुअल फंड्स मतलब ये प्रोफेशनली मैनेज फंड्स है बेसिकली, जो भी क्या करते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स वगैरह, ये भी अल्टीमेटली पैसा कहाँ लगाते हैं, दूसरे कंपनीज में ही लगाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क कम होती है बिकॉज ये प्रोफेशनल्स उसको मैनेज करते हैं उस फंड को। फंड मतलब क्या, ऐसा कलेक्शन ऑफ मनी, है ना? सबका एक जगह पे पैसा जमा किया हुआ है, उसको जाके फिर उसको मैनेज करता है वो बंदा, राइट? तो आप जो छोटे छोटे यूनिट्स खरीदते हो ना, म्यूचुअल फंड्स के वगैरह, छोटा छोटा पैसा डालते हो आप, है ना? अब मुझे बताओ यार, मान लो एमआरएफ का शेयर, एमआरएफ का शेयर हो सकता है अभी लाख रुपए के आसपास होगा। एमआरएफ जो टायर की कंपनी है ना, कार की, बाइक की वगैरह, उसकी बात कर रहा हूँ। तो लाख 1.5 लाख रुपए का शेयर होगा, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, राइट? आप हमारे के शेयर्स खरीद सकते हो क्या अभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कहाँ से हमारे पास लाख 1.5 लाख रुपया होगा? बट आप ऐसा म्यूचुअल फंड देखो जो एमआरएफ में इन्वेस्ट करता हो, राइट? तो आप क्या हो जाएगा, आप 100 रुपए भी डाल सकते हो, 500 भी, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने भी रुपए डाल सकते हो म्यूचुअल फंड में। वो कहाँ लगाएगा पैसा, एमआरएफ में, राइट? हो गया आपका, आपको मिल गया शेयर, मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट हो गया। यस, ये उसका पर्पज होता है। ठीक है, तो ये कैसे, उसके नाम कैसे होते हैं, ये सारा मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, राइट? और कुछ मार्जिन्स वगैरह भी हमने समझने की कोशिश की थी। तो इस टाइप का ये हमारा फिनेंस एंड बैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, रिवाइज कर लिए बेसिकली। ठीक है, आपको डिटेल में देखना है इसी को तो सेशन देख लेना। इन केस आप इस टाइप की जॉब करने जाओगे, तो बैंकिंग जॉब के लिए जाना है, तो आपके लिए तो ये मस्ट है, यही देखना है आपको। ठीक है, अच्छे से एक दो बार देख लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी, डन, है ना? नेक्स्ट, जस्ट मिनट में एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, पानी गिर गया था। ठीक है, आपको भी पानी वानी पीना है तो पी लो। मुझे बताओ, फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है क्या ये, या चलेगा इतना स्पीड में? आप समझ रहे हैं ना, रिकॉल हो रहा है, राइट? रिवीजन का मतलब ही वही होता है। नहीं मतलब फास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? यस, तो इनकेस आप अगर वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे इसको बाद में, है, या फिर जो भी देख रहा होगा, आपको समझना है तो थोड़ा उसका स्पीड वगैरह कम कर लेना, थोड़ा सा, राइट? पेस कम कर लेना उसकी। यस, नेक्स्ट फिर हमने देखा था अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। यस, आपके पास ये पीडीएफ होगा, है ना? ये बिजनेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, चलो मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। है ना, बिजनेस क्या होता है बेसिकली, है ना, बाइंग एंड सेलिंग, है ना? हम लोग कुछ खरीदते हैं और उसी को बेचते हैं, इसको हम लोग बिजनेस बोल रहे हैं, राइट? और बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है ना? हम लोग कम रेट में खरीदते हैं और ज्यादा रेट में बेचते हैं, तब जाके हमें प्रॉफिट होता है, राइट? खरीदते हम लोग सस्ते में है, बेचते हैं महंगे में, तब जाके प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है, राइट? तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका था, है ना? है ना, अगर कोई कंपनी अगर है, सॉरी, प्रोप्राइटर है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी का हो जाता है ना? ये देखो यहाँ पे, जस्ट
यस, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप जितने पार्टनर्स रहोगे उसमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट? है ना? 2 पार्टनर्स है तो दोनों में आधा-आधा या जो भी प्रोपोर्शन अग्रीड किया होगा उसमें हो जाएगा। कंपनी होगा तो ये प्रॉफिट किसके होते हैं? शेयर होल्डर्स के होते हैं, तो कम उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, राइट? सोसाइटीज़ है तो मेंबर्स का पैसा होता है ये, राइट? और जॉइंट वेंचर्स मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म्स या जो भी 2 कंपनीज़ एक जगह आके बिज़नेस करती है, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। बट पार्टनरशिप फर्म में कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं और इसमें जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, राइट? यस, उसके बाद हाउ टू गेट फिनेंसेस, है ना? मान लो आपको पैसा चाहिए बिज़नेस में, लोन चाहिए, तो लोन्स वगैरह कैसे मिलेंगे आपको? ऑफ कोर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट्स दिखने चाहिए फ्यूचर में या आज तो भी, राइट? या पास्ट में होने चाहिए प्रॉफिट्स तब जाके आप में कोई भी इन्वेस्ट करेगा, राइट? चाहे बैंक रहे या कोई भी इन्वेस्टर रहे या कोई भी रहे। है ना? तो हम लोग कैसे-कैसे पैसा ले सकते हैं बिज़नेस के लिए, बैंक लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, राइट? गोल्ड लोन ले सकते हैं, सेविंग्स में से पैसा या फिर आपकी सेविंग्स होगी ना एफडी वगैरह उसको तोड़ सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड से रिलेटिव से आप पैसा लेके आप बिज़नेस कर सकते हो, राइट? और जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, उसपे फिर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट्स को, राइट? तो ये होता है हमारा बिज़नेस का पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए प्रॉफिट बहुत इम्पोर्टेंट है ना? अगर लॉस ही आप कर रहे हो तो आपको कौन पैसा देगा, राइट? यस, है ना? उसके बाद आपको बेसिकली मैंने ये बोला था कि आप ये अकाउंटिंग वगैरह क्यों करते हैं हम लोग, राइट? क्यों करना पड़ता है हमें अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन करना पड़ता है? ताकि हम जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, इनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं सबको, जो कि बिज़नेस से स्टेक होल्डर्स मतलब कौन? ऐसे लोग जो बिज़नेस से इम्पैक्ट होते हैं, राइट? ऑफ कोर्स एम्प्लॉयी है, तो बिज़नेस से इम्पैक्ट तो होना ही है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी, है ना? गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट मिलेगा, कस्टमर्स को भी अच्छा माल मिलेगा या जो मिलेगा, लेंडर्स मतलब कौन? जो हमें लोन देते हैं, ऑफ कोर्स उनके भी रिपेमेंट हम लोग टाइमली करेंगे, बैंक्स बैंक्स को भी टाइमली रिपेमेंट करेंगे, है ना? या फिर बैंक्स हमें लोन देगा, शेयर होल्डर्स है तो इनको प्रॉफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये सब जो है इनको सबको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। राइट, तो इनको सबको भरोसा कैसे आएगा कोई बिजनेस पे? जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए होंगे, राइट? तो वो भरोसा और ट्रस्ट तभी आएगा जब आपकी अकाउंटिंग ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर होंगे तब, ठीक है? यस, उसके बाद हाउ बिजनेस गेन द ट्रस्ट, और बिजनेस कैसे, और ट्रस्ट लाने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बेसिकली ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपने हिसाब किताब बराबर से मेंटेन करना पड़ेगा, अपने व्यवहार ठीक से रखना पड़ेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? उसमें क्या बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है और नोट्स टू अकाउंट्स। इन सब को कंप्लीटली ये चार, सॉरी, चलो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों चीजें मिलके क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब सारे रिकॉर्ड्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब सिर्फ ये चार चीजें, ठीक है? ध्यान रखना कभी भी। और ट्रायल बैलेंस भी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है, लेजर्स वगैरह भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, वाउचर्स डॉक्यूमेंट सब कुछ। अगर आपको बोला फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है तो ट्रायल बैलेंस मत बोल देना, बिकॉज ट्रायल बैलेंस जस्ट अ वर्किंग है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि सपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है? ओके, अब मुझे बताओ, अगर कुछ भी चीज करनी है, सारी की सारी चीजें मतलब बिजनेस की बात करो या अकाउंट्स या ट्रांजेक्शन की बात करो, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तब जाके उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट? जब भी ट्रांजेक्शन हुआ, अकरेंस हुआ, तो उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसको समराइज करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग होगी, ट्रायल बैलेंस, जो भी पीएनएल बैलेंस शीट और एमआईएस बनेगा, राइट? और फिर हम लोग ये सब करते क्यों है, क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना के ये बैंकर्स को या स्टेक होल्डर्स के पास जाता है, राइट? और हमें ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, इसलिए ये सारी माता बच्ची करनी पड़ती है, राइट? सो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? यस सर, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्ट तो वही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट।
राइट? आपको पूरी स्टोरी समझ गई ना अभी इससे? एक बार क्विकली बता दो मुझे, राइट? अभी इतना भी आपने समझा तो अकाउंट्स के बारे में समझ तो गया? प्लीज़? यस। आपको ये चीज़ मैंने उसमें से बताया था, है ना? नेक्स्ट हमने चीज़ देखा था बेसिक, हाँ, यही चीज़ बताया मैंने अभी आपको। और फिर हम लोगों ने मैंने आपको बताया था जो डेस्टिनेशन है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कहाँ पे दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, राइट? जो कि जिसका कंप्लीटली बहुत बड़ा गाइडेंस नोट या शेड्यूल 3 था, कितना पेजेस का था? आई थिंक अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, 100-200 पेजेस का होगा। उस सबको हमने क्रक्स जो था, ये मैंने आपको ये 2 पेजेस में बताने की कोशिश किया था और आपको ये बोला था कि इसकी प्रिंट आउट निकालना और अपने आँखों के सामने लगाना। कितनों ने किया? नहीं किया होगा तो अभी तो कर लो, राइट? तभी जाके आपको ये याद आएगा, ठीक है? कि क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन-सी चीज़ मतलब शेयर कैपिटल में क्या आता है, क्या नहीं आता है ना? लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती है, इसमें क्या चीज़ें आती है, नहीं आती है, ये आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा देखोगे, आपकी आँखों के सामने रहेगा तो आपको समझ जाएगा, राइट? एसेट साइड में क्या आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या आता है ना? क्लैरिटी मिलने के लिए थोड़ी टाइम लगेगा आपको, है ना? असेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट, करंट असेट्स क्या आता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बस 2 पेजेज़ की आपको प्रिंट लेके रख लगाना है आपकी आँखों के सामने, राइट? यस। तो हम लोग ये शेड्यूल 3 को, ठीक है, प्रिंट निकाल के रख लेना और डिटेल्ड में समझना है तो इसको आप कंप्लीट वाला सेशन देख लेना, ठीक है? बेसिकली ये बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है? जो कि शेड्यूल 3 में दिया है और कहाँ पे क्या आता है, क्या नहीं आता है, सब में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है डियर, ठीक है? तो आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, एज ऑफ डेट की बनाई जाती है। मतलब देखो बैलेंस शीट है एज ऑन डेट, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर क्यूमुलेटिव नंबर होते हैं, राइट? है ना? मतलब उस दिन की पोजीशन दिखाता है ये, है ना? मुझे अगर मेरी असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, मेरी नेटवर्थ कितनी है, वो देखनी है तो क्या देखोगे आप? बैलेंस शीट देखोगे, राइट? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। हो सकता है चाहे 1 महीने के लिए बनाओ, 2 महीने के लिए बनाओ, 3 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए बनाओ। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो एनुअली तो ये 12 महीने का रहेगा। मतलब क्या होता है, फॉर द ईयर एंडेड, राइट? यस सर। तो इसमें क्या है, बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब सेल्स है और अदर इनकम है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस में क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जितना हमने मटेरियल परचेस किया और जिसको बेचा उसकी कॉस्ट, राइट? और देखो, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो कि रेडीमेड बना हुआ प्रोडक्ट होता है जिसको बेचते हैं हम लोग, है ना? मतलब किराने की दुकान है तो उसके पास क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड ही होगा, है ना? उसके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो की प्रोसेसिंग थोड़ी करता है कोई चीज़ों की, नहीं करता। ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस होता है, उसको चेंजेस बोलते हैं, है ना? तो ये फॉर्मेट दिया, एम्प्लॉयी बेनिफिट मतलब क्या, सारा एम्प्लॉयी सैलरी का बेनिफिट, जितने भी हम लोग लेबर को एम्प्लॉइज को पैसा दे रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या, लोन का जो कॉस्ट है ना? जितना भी हमने बैच वगैरह दिया किसी को, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। डिप्रिसिएशन तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंसेस मतलब जो ऊपर कहीं नहीं आएंगे, वो सारे के सारे उसमें आ जाएँगे, राइट? उसके बाद प्रॉफिट्स आते हैं, उसके बाद करंट टैक्स कौन-सा है, प्रीवियस ईयर का टैक्स कौन-सा है, डेफर्ड टैक्स, ये सब कुछ ये फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट? और इसमें साइन कौन करते हैं, है ना? बेसिकली जो डायरेक्टर्स है वो साइन करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? उसकी साइन बहुत ज़रूरी होता है जो ऑडिट करता है, राइट? तो ये उसके नोट्स होते हैं पीछे में जो जितना भी है, ठीक है? तो ये एक्सेल में ही आपको प्रॉपर्ली समझ जाएगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 2 पेजेस का कंटेंट क्या है, ये समझना, राइट? डन सर। तो इस तरीके से हमने ये शेड्यूल 3 को भी समझने की कोशिश किया क्विकली, है ना? बैलेंस शीट, ये देखो आपको मैंने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे चुका था, ठीक है? ये दोनों।
इसकी सिंपली आपको प्रिंट लेके लगाना है। डन सर। उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमने बैलेंस शीट समझने की कोशिश की क्या होती है क्या नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जस्ट मिनट में थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ। कितना टाइम हुआ हुआ हम लोग रिवीजन देख रहे तो आई गेस 1 आवर हो गया, राइट है ना। तो देखते हैं हम लोग हाफ एन आवर वगैरह और देखेंगे। 2-3 सेशंस भी हुए तो चलेंगे इसके, है ना, रिवीजन ही है तो उसको देख लेना। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बेसिक समझने की कोशिश की डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, राइट। डेबिट्स क्या हो मतलब डेबिट्स में क्या होते हैं हमारे जितने असेट्स और एक्सपेंसेस, मतलब जो भी पैसा हमारा जा रहा है या जाने वाला है, खर्चा हो चुका है बेसिकली, है ना। खर्चा का साइड क्या होता है, ये हमारा डेबिट्स होते हैं। और जो इनकम के साइड्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज होती है, वो सारा चीज हमारी क्या होती है, क्रेडिट्स होता है, राइट। तो हमने साइन से भी समझने की कोशिश की थी कि यार डेबिट्स को प्लस, डेबिट्स का यूजुअली साइन जो होता है प्लस होता है ना, और क्रेडिट्स का माइनस होता है। अगर एक ही लाइन में अगर ऊपर नीचे अगर लिखा है तो प्लस माइनस से समझेंगे, अदरवाइज एक ही फॉर्मेट में अगर इधर और इधर लिखा है तो यहाँ पे दोनों साइड में प्लस में ही दिखेगा नंबर, राइट, है ना। तो भावुक मत हो जाना उस केस में, सर यहाँ पे तो माइनस में लिखना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे लिख रहे हैं हम लोग तो प्लस माइनस लिखेंगे तो समझ जाएगा ये डेबिट है ये क्रेडिट है। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमने ये बैलेंस शीट का या पीएनएल का फॉर्मेट बनाने की कोशिश की थी और मैंने इससे आपको समझाया था। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक था, बहुत ही बेसिक चीज थी। और एक खास बात, हमने इसको ये समझने की कोशिश की बेसिकली जो क्या थे, कुछ कुछ चीजें से बोल नहीं रही थी, बट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। पूरी अकाउंटिंग समझने के लिए हमने कोई गोल्डन रूल्स का सपोर्ट नहीं लिया और ना ही उन सारी चीजों की जरूरत है, राइट। बिकॉज जो कुछ काम होने वाला है, अकाउंट एंट्रीज भी कैसे बनानी है आपको मैंने सारी की सारी चीजें, वो एक टैली का जब लोग हम लोग पढ़ेंगे तब एक फॉर्मेट बना के दिया था, एंट्री भी आप उसी के थ्रू बना सकते हो। बट इंपॉर्टेंट इसकी डेबिट्स क्या होते हैं, असेट्स एंड एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज एंड इनकम्स, राइट। आपको असेट्स कौन से हैं वो चीजें पता होनी चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा, आपने जो अभी जो फॉर्मेट देखा ना हमने दो, राइट, उससे समझ जाएगा। ठीक है, और लाइबिलिटीज एंड इनकम्स भी समझ जाएगा उसी से। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर के टाइप्स देखे थे हमने, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो कि जिनका बेनिफिट हम लोग साल भर के अंदर ही फिनिश हो जाता है, राइट, है ना। जैसा प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, कुछ नाश्ता पानी किया तो खा के हजम हो गया, राइट। तो वैसी सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लैपटॉप कंप्यूटर, हमारे जो मोबाइल्स होता है, जो कार बाइक, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा फैक्ट्री, सब कुछ क्या है, कैपिटल एसेट्स है, राइट। तो कैपिटल एसेट्स क्या होती है, सर वो पीएनएल में नहीं जाती क्या, वो खर्चा नहीं है क्या, हमारा खर्चा है, बट वो कैसा जाता है पीएनएल में, डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं और वो डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है, राइट, है ना। हर साल थोड़ा 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 खर्चे में जाता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक बार में ही खर्चे में चले जाता है, राइट। तो ये हमने समझा था। और उसके बाद ये कुछ फंडामेंटल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। एक तो क्या है, अक्रूवल प्रिंसिपल है, मतलब क्या होता है बेसिकली अक्रूवल मतलब, चाहे आप खर्चा या इनकम जो भी है ना, हो गया, खर्चा या इनकम हो गया तो आपको उसको बुक करना है। पैसा आए या ना आए वो जरूरी नहीं। ठीक है, आप अगर खर्चा करते हो तो आपने पैसे नहीं भी दिए किसी को, फिर भी आपका खर्चा तो है, राइट। तो आपको बुक करना ही करना है ना। खर्चा हो गया आपका, आपको इनकम होती है, हमने कुछ सेल किया,
तो आपको तो करना ही करना है। ट्रांजेक्शन हो गया, सेल का इनवॉइस बन गया, तो आपको तो बुक करना है सेल, चाहे आपको पैसे मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है। यस सर, शायद मैंने बताया था, नहीं बताया था, लेकिन ठीक है अभी बता दिया। है ना, अर्न एंड इनकर्ड पे हम लोग बुक करते हैं इसको। अर्न करना और इनकर्ड मतलब खर्चा करना, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और नॉट। पैसा आए या ना आए मैटर नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैटर नहीं करता। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमें लगता है कि खर्चा होने वाला है, राइट, जहाँ पे अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हमें एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने ही पड़ते हैं उसको। देखो, व्हेन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अनसर्टेनिटी, ठीक है, expenses should be recognized and liability should be recorded at the higher of possible amounts। मतलब बेसिकली हमें लग रहा है कि यार ये खर्चा होने वाला है ना। अगर देखो सर्टन है कि नहीं होने वाला है तो उसको तो करना ही करना है। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि अनसर्टन भी है कि यार हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, फिर भी आप उसके लिए खर्चा का प्रोविजन कर लो, और वो भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे करो, ये बोलना है उसका। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब आपको जो भी पॉलिसीज या मेथड्स फॉलो करोगे यार कंसिस्टेंटली फॉलो करना, हर साल सेम रहे। चाहे डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हो तो डब्ल्यूडीवी करो डिप्रिसिएशन के लिए, या फिर एसएलएम कर रहे हो तो एसएलएम करो, है ना। कॉस्ट प्रिंसिपल मतलब सारे के सारे जो असेट्स है वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगे। हम लोग इंडिया में, राइट, इंडिया के बाहर जो है वो क्या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, है ना। फेयर वैल्यू मतलब क्या? मार्केट वैल्यू। हम लोग मार्केट वैल्यू को नहीं देखते। बिल्डिंग अगर मान लो हमने 1 करोड़ में बनाया था, फैक्ट्री तो 1 करोड़ में ही चलेगा, चाहे उसकी आज उसको बेचने जाओगे तो 10 करोड़ में जाएगा, लेकिन हमारे लिए 10 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज 1 करोड़। ठीक है, कॉस्ट जितने भी हमने खरीदा था उस पे बुक करना है। इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल मतलब क्या है? आपके ओनर्स और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है ना। चाहे मेरा एक बिजनेस है फिर भी मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस का खर्चा अलग है, तो अब मेरे खर्चे में बिजनेस में नहीं डाल सकता है। नाश्ता पानी किया यार कुछ तो उतना चलेगा, बट यार मैं अपने लिए कपड़े खरीद रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, जमेगा क्या? नहीं। अगर मोबाइल खरीदता हूँ तो चल जाएगा क्योंकि मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है। सर कपड़े पहनना भी तो बिजनेस में यूज हो रहा है, उतना डायरेक्ट यूज नहीं है। ठीक है ना। फुल डिस्क्लोजर मतलब सारी की सारी चीजें आपको बतानी है प्रॉपरली, है ना। गोइंग कंसर्न मतलब ये समझ के हमारे अकाउंट्स बनाने हैं कि हमारा बिजनेस अभी आगे और चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, है ना। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपके मैच होने चाहिए। मैच होने चाहिए मतलब सर क्या 1 करोड़ का खर्चा किया तो 1 करोड़ ही इनकम होना ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली सेम पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए, मतलब आपका खर्चा जिस पीरियड में हुआ उसी में रिकॉर्ड करो, इनकम हो गई तो उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, है ना। ऐसा नहीं कि इस साल में खर्चा बुक कर लिया अगले साल में इनकम बुक की, चाहे इनकम इस साल में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मटेरियलिटी मतलब छोटी मोटी चीजों को छोड़ दो। और सर छोड़ दो मतलब क्या अकाउंटिंग नहीं करनी क्या? नहीं नहीं, अकाउंटिंग तो हर चीज की करनी है, बट बेसिकली बोलना ये है कि यार कुछ अगर 1 रुपए का अगर डिफरेंस आ रहा है तो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ में कहीं पे मैच करके फिनिश कर लो उसको। ठीक है, ऐसा उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। रिलायबिलिटी प्रिंसिपल मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। मतलब आपको ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं, ऐसे बैलेंस शीट वगैरह बनानी है ताकि जिसमें गलतियां वगैरह नहीं हो, बेसिक वैसे, है ना। उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल मतलब जैसा खर्चा होता था ना, ये ऊपर में भी कवर हो, चाहे अक्रूवल, चाहे खर्चा हो या इनकम हो गया है तो उसको बुक कर दो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी तो वैसा ही है, आपने सेल अगर हो गया तो आपको बुक करना ही है, चाहे पैसा मिले या ना मिले। ठीक है। टाइम पीरियड प्रिंसिपल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है उस पीरियड में अगर हो रहा है खर्चा तो उसको तो बुक करना ही करना है ना। Q1 Q2 का भी शायद मैंने कुछ एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो उस तरीके से हमें फॉलो करना है ना। क्वार्टरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उस क्वार्टर की ट्रांजेक्शन लोगे आप, है ना। डन। तो ये थे हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, डन है सर, देख लेंगे हम। डन। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने देखा था कुछ, यस, ये टैली पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आप एंट्रीज वगैरह कैसे बनाओगे, राइट? है ना? इसको भी बोला था आप प्रिंट करके आपके सामने लगा देना, मतलब आपके रूम में लगा देना, ताकि आपको ये सारा चीज समझ जाए अच्छे से, राइट? देखो एंट्री कैसे बनाओगे मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले ये तो समझ ही जाएगा कि यार कोई भी एक ट्रांजेक्शन है तो ये इनकम है या खर्चा है, ये तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अगर मान लो कि इनकम है ना, इनकम है, आपको यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ तो दिख रहा है ना, यस दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। एक्सेल में बता दूं क्या? चलो मैं एक्सेल ही ओपन करता हूँ। यस, पहले मैं ये दिखा देता हूँ पूरा। इसमें ये एक चार्ट है, यस ये चार्ट है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी दिया था और बोला था कि ये कुछ गाइडलाइंस है, रिकमेंडेशंस है कि आप लेजर वगैरह बनाओगे टैली में, तो आप क्या नेम दोगे उसका, राइट? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है तो यूज नेम ऑफ प्रोडक्ट इफ स्मॉल प्रोडक्ट रेंज है तो, मतलब प्रोडक्ट की रेंज अगर बहुत कम, दो चार टाइप के प्रोडक्ट है आपके पास, तो उसके पर्टिकुलर नेम भी बना सकते हो। बट आपकी किराने की दुकान है तो क्या यार हजार टाइप के हम लोग नेम थोड़ी बनाएंगे ना वहां पे, नहीं ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो उस केस में फिर आप सोच सकते हो कि यार ग्रेन्स की कैटेगरी बना लो एक, फिर ग्रोसरी की बना दो, और मतलब तेल की वगैरह उस टाइप टाइप का, तो दो चार टाइप की कैटेगरी बना देना, राइट? तो डिपेंड आपकी ये बेसिकली स्मार्टनेस है कैसे आप अकाउंटिंग करोगे। सिंपली अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपके नंबर्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, सेल ऑफ सर्विसेज है तो क्या, तो ये सारा चीज है ना, इंटर अदर इनकम है तो इंटरेस्ट का इनकम का बनाओ, डिविडेंड का इनकम का बनाओ, है ना? ये सारी चीजें बताया था मैंने, है ना? जैसा एक्सपेंसेस, मोस्टली एक्सपेंसेस के लिए दिक्कत होती है, तो ये अदर एक्सपेंसेस वाला देखो ये सब कुछ, है ना? कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल के नाम से बनाओ, रेंट के नाम से बनाओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग के लिए अलग बनाओ, मशीनरी के लिए अलग बनाओ, है ना? रेट्स एंड टैक्सेस, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस मतलब इंटरनेट का एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, बिजनेस प्रमोशन का एक्सपेंसेस, ये सारा चीज आपको एक बार देखना था। ये कुछ बैलेंस शीट्स के आइटम्स थे, बैलेंस शीट्स के आइटम्स क्या थे, पीएनएल के आइटम्स क्या थे, ये सब भी मैंने आपको सेपरेट करके दिया था, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। एक बेसिकली आइडिया आना चाहिए ना कि आप लेजर का नाम क्या बनाओगे, राइट? टैली तो सीख लिया, अकाउंटिंग एंट्री कैसे मारनी वो भी आ गया, फिर सर आप मतलब कई बार बोलेंगे सर आप हर बार अलग अलग बताते हो क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये मैंने आपको पहले से ही दे दिया था कि इस टाइप के आप नेम्स रख सकते हो। ठीक है, डन सर। चल इसमें ये मेरा वर्किंग वाला शीट था, इसमें कई सारी चीजें रहती है, देखो कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था आपको, है ना? उसके बाद 100 एंट्रीज कवर करेंगे करके, एंट्रीज तो हो चुकी है, बट मैंने बोला था कि सेपरेटली आपको शीट दूंगा, लेकिन ठीक है जो कि रेडी नहीं हुई है तो मैंने इसलिए आपको दिया नहीं। बट बहुत ही बेसिक चीजें जो मैंने ऑलरेडी हम लोग कुछ कवर कर चुके हैं इसमें 70-80%, और कुछ थोड़ा बहुत होगा जो कि बाद में शेयर कर दूंगा मैं कभी आपके साथ में। ठीक है, डन सर। है ना, कुछ कुछ हो चुका है इसमें से, लेकिन ठीक है मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया ये चीज। ठीक है फाइन। उसके बाद ये टैली के अंदर ग्रुपिंग्स, सब ग्रुपिंग्स क्या क्या होती थी, एक भी ये भी शायद मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कुछ एक्सरसाइज था, असाइनमेंट थे हमारे, है ना? चार पांच टाइप के हमने क्वेश्चंस बनाए थे और इसके अकाउंटिंग एंट्रीज की थी, राइट? यस सर। असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, जीएसटी टीडीएस, ये सारा हमने समझने की कोशिश की थी। और खास बात मैंने एक एक नोट्स इसमें से मिस हो गई है, इसमें कहीं तो दिखा था मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये असाइनमेंट 4, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी, जीएसटी टीडीएस पीएफ ईएसआईसी की, ये चारों की कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने पहले कवर करवाया था, जो कि स्टैट्यूटरी का तो हमारा सेशन बाद में हो चुका है थियोरेटिकल, लेकिन उसके प्रैक्टिकल चीजें कैसी होती है, कॉन्सेप्ट वाला सेशन यहाँ पर भी करवाया था। ठीक है, भूलना मत, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, उसकी नोट्स भी आपके पास होनी चाहिए।
है ना? अकाउंट्स विद इन्वेंटरी का कैसे क्या अकाउंटिंग होती है, ये भी चीज़ हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्ज़ाम्पल थे, चारों के चारों। शायद ये आप कहीं नहीं देखोगे। फिर हमने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह समझने की कोशिश की, है ना? टैली में वाउचर का टाइप क्या होता है ना? कैसे क्रिएट करना है, मार्क कैंसल कैसे करना है वाउचर को, कॉलमनर व्यू में कैसे देखना है, बिल बाय बिल सेटलमेंट कैसे करना है, ताकि हमें एग्ज़ैक्टली कितना आउटस्टैंडिंग है तो उससे उतने इनवॉइसेस दिखें। राइट? डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करनी है, इनवॉइस नंबरिंग का कस्टमाइजेशन कैसे करना है, इनवॉइस को प्रिंट कैसे करना है, उसके बाद डिस्काउंट का जो रेट है उसको अमाउंट वर्सेस परसेंटेज वाइज भी कैसे बनाना है, वो भी कैश डिस्काउंट रेट डिस्काउंट सेल्स का भी अमाउंट कैसे क्या आता है, ये सब भी देखा था। टैली का बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करना है, ये भी हमने देखा था। है ना? हंड्रेड्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, वो वही वाला चीज़ है, यहाँ पे लिखा है लेकिन देखो डन लिखा नहीं है मैंने। ठीक है? बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करना है तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। उसके बाद जीएसटी, टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये भी हमने देखा था। एचएसएन क्या होता है ये भी समझाया था कैसे डालते हैं। है ना? कमीशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ब्रोकरेज वर्सेस कमीशन का ये भी मैंने एडिशनली समझाया था ये सारा चीज़, ठीक है? वाउचर टाइप अलोंग विद जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन ये भी चीज़ हो चुकी थी हमारी। है ना? फिक्स डेबिट नोट टू कस्टमर प्रॉब्लम, तो हाँ, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था, राइट? जुगाड़ू एंट्री थी एक, ठीक है? जिससे अकाउंटिंग तो हमारी हो चुकी थी, बट ये कहीं न कहीं हमारे जीएसटी की वर्किंग में प्रॉब्लम कर रहा था सिस्टम के थ्रू। बट मैनुअल अगर आप जीएसटी की वर्किंग कर लोगे तो दिस इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है? क्योंकि देखो यार अल्टीमेटली क्या अकाउंटिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है? मैंने सिस्टम को बेवकूफ बना के अकाउंटिंग एंट्री कर ली थी, लेकिन क्या है वो कहीं न कहीं वो सिस्टम ने उधर रोक दिया कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, राइट? मतलब वो रिपोर्टिंग में उसने रोक दिया बट उससे मेरा काम अड़ा क्या? नहीं। मैं उसको मैन्युअली एडजस्टमेंट कर लूँगा ना वर्किंग बनाऊँगा तो। डन है मेरा काम हो गया, ठीक है? तो इस टाइप से कभी और ये देखो हमने बैंक रिकंसिलिएशन समझने की कोशिश किया था और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको समझाया था, राइट? यहाँ गई तो उसका एग्ज़ाम कोई होगा भी ये चीज़, ये क्या था पता नहीं। ओके, हाँ, मैंने कुछ सिखाने वाला था, ये शायद लिखने के लिए बोला था मैंने, ऐसा कुछ तो था। ये बैंक रिकंसिलिएशन भी हो गया, फिर ये बैंक स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे नहीं, ये भी मैंने दिखाने के लिए निकाला था। इन्वेंटरी की डिटेल्स कुछ हाँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, उसके लिए ये बनाया था। तो ये भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है। आई होप आपके पास ये होगा, ठीक है? एंड एक्सरसाइज़ हाँ, ये बेसिकली एक फॉर्मेट दिया था मैंने आपको और बोला था कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसको आप इस फॉर्मेट में डाल दो अकाउंटिंग एंट्रीज को। मतलब आपके पास टैली नहीं भी है, तो टैली में जैसे एंट्री करोगे सेम आप यहाँ पे करो। ग्रुपिंग कौन-सा यूज़ करोगे, लेजर का नाम क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या होगा, नैरेशन क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मतलब आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे टैली पे तब भी आपका काम हो जाएगा। एज़ गुड एज़ प्रैक्टिस ही है ये। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है नहीं है सिस्टम तो क्या ही करोगे बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इससे। तो इसके लिए बोला था मैंने आपको कि सारे जितने भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है उसका आप बना के इसमें डाल दो और ये असाइनमेंट दिया था और ये मेरे साथ शेयर करो। है ना? कुछ स्टूडेंट्स का आ चुका है और जो भी वीडियो लेक्चर्स वाले हैं प्लीज इसको कर लेना। ठीक है? और जो भी आपको सेशन के नीचे में ही आपको सब असाइनमेंट सबमिट करने के लिए लिंक्स वगैरह मिलेगी। अभी अभी के लिए मैंने अपलोड नहीं किए लिंक्स वगैरह, लेकिन बाय द टाइम आप सेशंस वगैरह देखोगे रिकॉर्डेड वाले लोग, तो आपको वो लिंक वगैरह प्रॉपर्ली मिल जाएगी ताकि आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर पाओ वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि उसके बिना तो सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे नहीं, ठीक है? डन सर। अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कि लर्निंग आउटकम्स इतना सब कुछ समझने के बाद में मैं एक चार्ट बना के दिया था और बोला था कि आपको बस इनकम है या एक्सपेंस है इतना तो पता चल ही गया अभी, राइट? तो अब अकाउंटिंग एंट्री इससे गलत नहीं होगी बट आपको कैसे सॉल्व करना है उसको और कैसे लिखना है अकाउंटिंग एंट्री ये समझो। देखो इनकम अगर है तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट ही होना है इनकम। देखो यहाँ पे क्रेडिट लिख चुका हूँ मैं, है ना? ये देखो, राइट? मैंने क्रेडिट लिख चुका हूँ, है ना? ये भी क्रेडिट, यहाँ पर भी क्रेडिट, राइट? इनकम में तो क्रेडिट ही होना है। तो मतलब मैंने अकाउंटिंग एंट्री में जो भी बना रहा था मैं अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है? जो भी अगर सेल्स है तो सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, राइट? जो भी है 500, 50, 50,000 जो भी है, राइट? क्रेडिट, ये टू क्रेडिट।
ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, यस सर। उसके बाद डेबिट, डेबिट क्या, एक तो कैश में आया है तो क्या, कैश में या बैंक में पैसा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, 50,000 रुपए, है ना, हो गई आपकी अकाउंटिंग एंट्री। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो पैसा आ चुका है तो ये एंट्री, है ना, इतनी एंट्री डन। अगर पैसा नहीं आया तो जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन डेटर अकाउंट है ना, उसका नाम जो भी होता है XYZ नाम होगा, XYZ अकाउंट डेबिट, यस सर। अदरवाइज अक्रूड होगा या असेट होगी कुछ, है ना, तो इसके केस में अक्रूड असेट के लिए मैंने क्या एग्जांपल दिया था, अभी मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है उसका, बट कुछ अगर, हाँ, अक्रूड मतलब बेसिकली अदर इनकम के लिए, अदर इनकम के लिए अक्रूड होता है, FD पे इंटरेस्ट होता है, राइट, वो पैसा मिलता नहीं है, वो इनकम क्रेडिट हो जाता है आपके बैंक, आपकी FD पे, लेकिन आपको मिलता नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, सॉरी, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ऐसा करते हैं, राइट, उसको बोला जाता है अक्रूड। एग्जाम्पल इंटरेस्ट आप लिख दो आपके पास, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन FD अपने पास लिख दो नोट्स में, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया इनकम साइड। और एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस साइड आपको पता चल गया वो एक्सपेंस है, तो फिर ये पूछना कि ये क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसी को ओपेक्स भी बोलते हैं, तो क्या खर्चा है तो डेबिट ही होना है ना, तो खर्चा जो भी है, ऐसे मान लो कि कोई एंट्री होगी यहाँ पे, ये वाला, नो सॉरी, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्या इकाई का खर्चा है, मान लो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, खर्चा हो चुका है रिपेयर्स वाला, तो मान लो कि 1,000 रुपए, 10,000 हो गया कि चलो 10,000 रुपया, है ना, ये डेबिट हो गया, देखो डेबिट है, डेबिट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, क्रेडिट क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट, अगर उधारी में लिया है तो वेंडर अकाउंट जो भी है XYZ, है ना, 10,000, अगर पैसा पे किया है तो बैंक अकाउंट, देखो यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, राइट, अगर पैसा पे कर दिया है हमने, पेड है, तो फिर कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज वेंडर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री दोनों के लिए सेम ही रहेगी, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट उसका लेजर का नेम जो है ना ये चेंज हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो असेट का नाम लिखो, और उसकी ग्रुपिंग कहाँ पे आ जाएगी, एक तो फिक्स असेट होगा या फिर मतलब टेंजिबल एसेट हो गया या फिर इंटेंजिबल एसेट होगा, राइट, और एक्सपेंडिचर होगा, ओपेक्स होगा तो एक तुम डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज इसलिए तो मैंने बोला यहाँ पे आपको कि आप ग्रुपिंग डालोगे, क्योंकि ग्रुपिंग के हिसाब से ही अकाउंटिंग होती है। डन, यस सर। देखो ये असेट ये तो हो चुका है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री बताया था मैंने, है ना, डेबिट्स, अगर आपको असेट को बढ़ाना है तो वापस से उसको डेबिट कर लो, है ना, देखो डेबिट, असेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट्स होते हैं, इसको अगर बढ़ रहे हैं तो उसको इफ इंक्रीज, इसे बताया था मैंने, डेबिट, डेबिट द असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इफ इंक्रीज है तो, उसको मैंने कैसे बोला था, कैसे बोला था, सिचुएशन स्पेसिफिक, किसी गलत लिखने में आया क्या, इफ, हाँ ये था, देखो असेट्स अगर बढ़ रही है तो उसको वापस से इसको प्लस कर देना है, इंक्रीज, ठीक है, लेकिन अगर कम हो रही है, इफ डिक्रीज है तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है, अगर बढ़ रही है तो उसको डेबिट करना है, राइट, ये देखो इफ इंक्रीज, है ना, अगर ये कम हो रही है तो फिर क्रेडिट करना है, राइट, इफ डिक्रीज, लेकिन लाइबिलिटीज अगर है तो ये अगर बढ़ रही है तो इसको क्रेडिट करना है, राइट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट, राइट, लाइबिलिटीज के केस में अगर वो क्रेडिट है ऑलरेडी, अगर वो और बढ़ रहा है तो उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर वो कम हो रही है लाइबिलिटीज तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, राइट।
तो ये कभी-कभी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती है ना? प्रीपेड की एक एंट्री है, तो वो सारी क्या है एडजस्टमेंट एंट्रीज ही है। डिप्रिसिएशन है वो भी इसी में आ जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में, राइट? ये भी हमने पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट था सीओजीएस का कैलकुलेशन भी आपके साथ में शेयर किया था मैंने उसका पर्पस भी बता दिया था, है ना? सैलरी स्लिप भी क्या होती है, ये पीएफ इसी ईएसआईसी के लिए मैंने बताया था। हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ में मैंने शेयर किया था, कुछ ये एंट्रीज थी। नाश्ता पकोड़े सब कुछ, डॉली की चाय, डॉली की टपरी, राजा के समोसे, कुछ तो लिखा है यहाँ पे। हाँ, यस। आई डाउट कि ये मैंने नोट्स आपके साथ में शेयर किया क्या नहीं किया, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मुझे दिखा नहीं, ठीक है? बट ये सारा चीज मैंने आपके साथ में पढ़ाया हुआ है। और आपके पास अगर नहीं होगा ये चीज तो मुझे कंफर्म कर दो, ये मैं आपको अटैच कर दूंगा उस सेशन के, जो भी वीडियो लेक्चर है उसके नीचे तो आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर्स वालों को। लेकिन नहीं किया है, यस। तो ये वाला मेरे से ही छूट गया था, तो इसका मैं एडिटिंग फॉर्मेटिंग करके मुझे याद दिला देना कल, ठीक है? नहीं आया आपको तो मेरे से ले लेना ये, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सैलरी पेएबल बट नॉट पेड है, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड सैलरी अकाउंट, जो भी एंट्री रहेगी, कुछ यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस के मैंने बताने की कोशिश किया था, है ना? एम्प्लॉय का बर्थडे का खर्चा कैसे बुक करोगे ये बताया था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, जेरोक्स मशीन का भी है, जो भी है खर्चा, ये मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज बताने की कोशिश किया था समझाने की, ठीक है? राइट? ये रिपोर्टिंग लिखा है, तो ये सब अकाउंटिंग एंट्रीज क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं हमें, इसलिए ये एंट्रीज करनी जरूरी है, ठीक है? उसके बाद रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स, बाबा की टपरी, रिफ्रेश जो भी है याद कर लेना भी, है ना? डॉली की चाय वाय। उसके बाद क्या था इसमें, 15th ऑफ सब्सिक्वेंट नेक्स्ट मंथ। हाँ, पीएफ, ईएसआई, ईएसआईसी, टीडीएस, इनकी ड्यू डेट वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? कब कब पे करना है, तो ये पीएफ अगर है तो उसका ईसीआर फाइल करना पड़ता है ना? और उसकी ड्यू डेट होती है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये तो पीएफ ईएसआईसी का जो हमने सेशन देखा है वहां पर भी है, बट ये क्या है, हमने टाली पढ़ने से पहले इसकी कॉन्सेप्ट हमने बता चुका था मैं आपको, ठीक है? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ हमें पे करना होता है। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, ये अगर एनुअल लाइबिलिटी आपकी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको मंथली पे करना होता है, और अगर 50,000 से कम है तो ये एनुअली पे करना होता है 31 मार्च के पहले पहले, ठीक है? ईएसआईसी अगर है आपका तो ईएसआईसी भी आपको 15th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ तक पे कर देना होता है, ठीक है? लेबर वेलफेयर फंड है तो ये साल में 2 बार पे करना होता है। एक तो ये जुलाई में आता है, मतलब जून का जुलाई में पे होता है आई गेस, और दिसंबर का जनवरी में पे होता है, ठीक है? ये सर, और टीडीएस का क्या होता है, ये बेसिकली सैलरी नॉन सैलरी पे दोनों पे टीडीएस कटता है, तो इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब मान लो कि अभी दिसंबर फिनिश हो गया ना, तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी, इसका यहाँ पे जो टीडीएस हमने काटा होगा तो ये कब पे करना है गवर्नमेंट को, 7 तारीख के पहले पहले तक, मतलब 7 भी चलेगा, ठीक है? बट 8 अगर हो गया तो ये पेनल्टी बैठेगी, उसपे इंटरेस्ट बैठेगा, ठीक है? और टीसीएस का भी सेम डेट होती है, ठीक है? और जीएसटी की क्या होती है, 11th को हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, और हमें 3B जो फाइल करना होता है, बेसिकली मोस्टली सबकी ड्यू डेट जो होती है 20th होती है, किसी छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए 21 वगैरह होती है ना? अभी उसका मुझे भी याद नहीं है उनके लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, बट वैसा उनके लिए कैटेगराइजेशन किया हुआ था। लेकिन आपको अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, 11th जीएसटीआर 1 के लिए, और जीएसटीआर 3B के लिए आप 20th बताओगे, ठीक है? यस सर। फिर हमने जीएसटी की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी, ठीक है? पीएफ तो आपको पता ही है सैलरी में से कट जाता है, प्रोफेशनल टैक्स भी सैलरी में से कटता है, ईएसआईसी भी सैलरी में से कटता है, और एलडब्ल्यूए भी सैलरी में से कटता है। ये कौन काटता है, सारा एम्प्लॉयर काटता है, गवर्नमेंट के पास जमा कर देता है। टीडीएस भी वैसा ही है, सैलरी में से काट देता है, बट जरूरी है कि टीडीएस सैलरी पे भी लगता है, नॉन सैलरी पे, मतलब जो प्रोफेशनल की सर्विस है, जब कमीशन है कुछ है तो उस पे भी लगता है, राइट? और टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, कि हम कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, मतलब कौन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन, अगर खर्चा कर रहा है, चाहे सैलरी कर रहा है या दूसरा कुछ भी खर्चा कर रहा है, प्रोफेशनल वाला,
जिस पर टीडीएस अप्लीकेबल है, तो वो क्या करेगा, मान लो कि कुछ खर्चा अगर हो गया 1 लाख रुपए का, उस पे अगर 10% टीडीएस है, टीडीएस अगर 10% है तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए काटेगा उसके, 10,000 काटेगा, और ये 90,000 रुपए सिर्फ पे करेगा किसको, ये वेंडर को या एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को पे करेगा, इनकेस उतना टीडीएस कट रहा है तो। और ये 10,000 ये उनको पे करेगा, वेंडर या एम्प्लॉय को, और ये जो काटे हुए पैसे है ये किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, राइट। गवर्नमेंट को पे करेगा और उसके पैन कार्ड पे डाल देगा रिटर्न फाइल करके। फिर ये लोग है ना, ये लोग जाएंगे गवर्नमेंट के पास और बोलेंगे पैसा दो हमारा, ठीक है, या फिर टैक्स के साथ में एडजस्ट कर देंगे। तो ये होता है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। और जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिकली ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, देखो जीएसटी तो एक ही टैक्स है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा, मतलब आपको पता है इसलिए अभी आप होशियार हो चुके हो, स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा है, सेंट्रल का, बट टैक्स तो एक ही है, एक बार में ही दोनों लगते हैं ये, ठीक है। मोस्टली रेट जो है 18% है, आंख बंद करके, बट कुछ कुछ चीजें एसेंशियल वाली, नॉन एसेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है ना, या फिर लग्जरियस वाली, तो उन पे फिर हायर रेट भी लगता है। जैसे जैसा देखो, एक चीज ध्यान रखना कभी भी, जो बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें है ना, उस पर ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, ठीक है। एसी हो गया, एसी में रहना है 28% का जीएसटी। और बहुत असेंशियल वाली चीज है ना, मान लो राइस है, कुछ चावल, ये सारी चीजें जिसमें जीएसटी लगता है, असेंशियल चीज, उसमें 5% वगैरह लगता है, ठीक है। और सर्विसेज है, मोस्टली सर्विसेज 18% ही है, सारे ही सर्विसेज, और कुछ कुछ गुड्स भी आई थिंक 18% में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स होता है, सीजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी होता है ना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो दोनों अगर सेम स्टेट के है, बायर और सेलर, तो क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, ये देखो इंट्रा स्टेट, राइट, ये देखो इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और अगर कोई दोनों में से कोई भी अगर अलग अलग स्टेट का होता है, राइट, है ना, बायर या सेलर में से दोनों अलग अलग स्टेट के होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। और जब भी इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन होता है तो क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी, ये देखो आईजीएसटी लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा है, C+S, दोनों 99%, और जब आईजीएसटी लगता है तो अकेला लगता है 18%, ठीक है। बात तो एक ही हुई दोनों के लिए। लेकिन जो स्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है, ये दोनों आपस में गवर्नमेंट अपना हिसाब करते हैं, ठीक है। यस, है ना। तो फिर जो भी बायर होता है बेसिकली, उसको क्या होता है, जो बायर है ना, ये बायर, इसको फिर ये जीएसटी ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को पे, सॉरी माय बैड माय बैड, बेसिकली क्या होता है ना, ये इसने जीएसटी कलेक्ट किया, ये बायर से क्या कलेक्ट करेगा ना जीएसटी, है ना। 100 रुपए की चीज ये 118 में बेचेगा, 100 + 18, राइट। तो ये इसको 118 देगा, 118 इसको पे करेगा, तो ये क्या करेगा, 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा, है ना, ये 18 रुपीज। और फिर ये क्या करेगा बायर, ये 18 रुपीज गवर्नमेंट से वसूलेगा थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू, आईटीसी, राइट। जो रजिस्टर्ड जो होते हैं ना, फिर ये परचेस करते हैं तो ये रिटर्न फाइल करते हैं बेसिकली। जो वेंडर क्या करता है, जिसने सेल किया वो रजिस्टर 1 फाइल करेगा और उनको क्रेडिट दे देगा बायर को, ठीक है। और फिर बायर बेसिकली क्या, बायर फिर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू गवर्नमेंट से वसूलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी पे करना रहेगा, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया था इस तरीके से। देखो जो मैंने बताया आपको, 100 रुपए की एग्जाम्पल दिया, 1 लाख की चीज 1,18,000 वसूलेंगे हम लोग बायर से, और 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे। बट हमने कुछ चीज अगर पहले से खरीद के रखी है जिसपे हमने 4,000 रुपए का, एग्जाम्पल 4,000 रुपए का अगर क्रेडिट है, तो 18,000 माइनस 4,000 हम लोग, ऐसा ही था क्या, कुछ 18,000 था ना, हाँ। तो 18,000 माइनस 4,000, तो बैलेंस जो है गवर्नमेंट को पे होगा, ठीक है। जीएसटी नंबर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अकाउंट नंबर है बेसिकली हमारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट के साथ मेंटेन किया हुआ है। देखो मैंने आपको वैसा ही कॉन्सेप्ट बताया था कि जस्ट लाइक अ अकाउंट नंबर, है ना। और टीडीएस का भी मैंने आपको बता चुका हूँ, जब भी हम, एक बार आप फिर देख लेना, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया टीडीएस का भी, ठीक है।
ठीक है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। सेम कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला था वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टीडीएस के लिए, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ देखो, जब भी टीडीएस गवर्नमेंट के पास पे हो जाता है, हमारा कटा टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया वेंडर ने, फिर हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं और हमारे टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। जो भी टैक्सेस, अगर हमारे मान लो कि मेरी 10 लाख की इनकम हो गई, 10 लाख पे मेरा अगर इनकम पे मान लो 1 सवा लाख रुपए टैक्स आ रहा है टोटल में, और मेरा टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है, तो टीडीएस मतलब क्या है, मेरा इनकम टैक्स ही है, राइट। अगर टैक्स आ रहा है तो मुझे वापस से पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर मेरा टैक्स कम आ रहा है और टीडीएस ज्यादा कटा था तो गवर्नमेंट से वापस लूंगा मैं, ठीक है। यस, जिसको क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स का रिफंड। ठीक है, तो इस टाइप का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था उसका, टीडीएस वगैरह का। ठीक है, फिर कंप्लायंस रिलेटेड टू सैलरी, है ना, सैलरी से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस होते हैं, पीएफ होता है, पीटी होता है, ईएसआई होता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे एम्प्लॉय काट देता है सैलरी में से और ये गवर्नमेंट को जमा करता है ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। ठीक है ना। पीएफ कितना 12% कटता है, पीटी कितना 2,500 रुपए कटता है, मोस्टली 2,500 रुपए होता है। ठीक है, एवरी मंथ 200 रुपीज कटता है और बस लास्ट मंथ होता है, मतलब फेब्रवरी लास्ट मंथ होता है। तो उस मंथ, सर इसमें फेब्रवरी होता है क्या लास्ट मंथ फाइनेंशियल ईयर का? यस, क्योंकि इसका हिसाब अलग चलता है, मार्च टू फेब चलता है। तो लास्ट मंथ जो होता है उसमें 300 कटते हैं, ऐसे टोटल 2,500 हो जाते हैं। एलडब्ल्यू एफ होता है ₹14 पर एनम, ये बढ़ चुका है रेट। ठीक है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, है ना, पहले ही हो चुका था हमारा पढ़ के, इसलिए ये 24 लिखा हुआ है मैंने पर एनम, बट ये आई थिंक 3-4 टाइम्स हो चुका है, ₹48 कुछ तो हो चुका है ये। ठीक है, उसके बाद टीडीएस का भी कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ, है ना। टीडीएस, टीसीएस भी सेम टाइप जैसा। टीडीएस क्या होता है, हम लोग काटते हैं और कम पैसे पे करते हैं, राइट, आगे में वेंडर को। लेकिन टीसीएस के केस में क्या होता है, टीसीएस हम लोग मान लो कार कार जैसा मैं सप्लायर हूँ, मेरा कार का शोरूम है, और आपने अगर कार खरीद ली, तो आपने अगर मान लो 15 लाख रुपए की कार खरीदी, क्योंकि ये लगता भी तभी थे, ये 10 लाख रुपए के ऊपर अगर की वैल्यू है, देखो कार का ये एग्जांपल दिया था, कार की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए के ऊपर है तो टीसीएस लगेगा 1%, आई गेस 1%। ठीक है, तो जितने भी 14 लाख की कार है तो 14 लाख पे फिर 1% हम टीसीएस ले लेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब 14 लाख तो आप दोगे ही मुझे, उसके साथ साथ 1% एक्स्ट्रा दोगे, मैं वो एक 1% जो है गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, राइट। क्योंकि मेरे को बोला गवर्नमेंट ने शोरूम वाले को कि यार वो पैसे आप गवर्नमेंट के पास जमा कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल, 14 लाख प्लस 14,000, 1%, ये सेलर को पे करेंगे और फिर वो टीडीएस सॉरी टीसीएस ये गवर्नमेंट को 14,000 पे कर देगा। उसके बाद आईटीआर फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी होता है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है उनके लिए, राइट। ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। बाद में पीएफ एंड ईएसआईसी को और भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कराया था इसमें। ठीक है, ये 12% वगैरह लगता है, ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। और सेम फिर एम्प्लॉयर अपना खुद का भी 12% जमा करता है, मतलब टोटल 24% हो जाता है एक महीने का। ठीक है, यस, बेसिकली पीएफ तो आपके अकाउंट से 12% कटता है, आपकी सैलरी में से 12% कटता है, और एम्प्लॉयर 12% अपना भी डालता है। ठीक है, तो पीएफ जो 12% एम्प्लॉयर का होता है ना, उसमें से दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक तो पेंशन होता है और ईपीएफ होता है। ठीक है, तो वैसे करके ये पूरा का पूरा 24% आपके खाते में जमा हो जाता है पीएफ के अकाउंट में, राइट। और जो एम्प्लॉयर का जो पैसा होता है ना, जो एडिशनल पे किया हुआ 12%, वो सारा का सारा पीएफ एक्सपेंस में डालता है वो। ठीक है, और पीएफ पेबल में, और बाद में उसका पेमेंट कर देता है। उसके साथ में कुछ एडमिन चार्जेस वगैरह लगता है। ये एडमिन चार्जेस वगैरह यहाँ पे जो बताया था मैंने, ये थोड़े से रेट इसका गलत हो गया था मेरे हाथ से। ठीक है, रेट उसका बराबर है, बट वो अप्लीकेबल जो था ना, कुछ इस एग्जाम्पल में दिया हुआ थोड़ा सा गलत हो गया था। तो जब हमने ईपीएफ का पढ़ा ना कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन वगैरह करके दिया, तो वो वाला रेफर करना आप। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा, बट अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगी। ठीक है, ये बस वैल्यूज, एडमिन चार्जेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में ईएसआईसी का भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा पीएफ का है ना।
तो ये बेसिकली एम्प्लॉय के खाते से 0.75% कटता है और फिर एम्प्लॉयर को 3.25% जमा करना पड़ता है। तो ऐसे टोटल ये गवर्नमेंट के पास में जमा कर देता है। और ईएसआईसी क्यों कर काटते हैं? जिनकी सैलरी, छोटे लोग, छोटे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 21,000 रुपीज या उससे कम है महीने की सैलरी, तो उनका ईएसआईसी कटता है ताकि उनको गवर्नमेंट अच्छी बेहतर सुविधाएं दे सके उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बट आपको तो पता ही है कहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती है। ये सर, उसके बाद में ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से वापस से आया, मतलब हो सकता है किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा तो ये मैंने वापस से समझाया था। ठीक है ना? डेजी ने, यार इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको शायद ये बताया था। ऐसे कैसे था ये? जनवरी फरवरी, ऐसा कुछ तो मैंने बताया था, मैं खुद भी भूल चुका हूँ। लेकिन जनवरी में 31 मंथ्स, 31 डेज होते हैं, फरवरी में इतने। ये सारा एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलता हूँ इसको आप अपने आंखों के सामने लगा देना, ठीक है? मतलब ये ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मैंने ये तरीके से बताया था, आप देख लेना एक बार सेशन, ठीक है? अब शायद मेरे बहुत ज्यादा लोड हो चुका है दिमाग में, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कैसे बताया था मैंने। ठीक है, डन। याद आ जाएगा तो बता दूंगा या फिर आप देख लेना, मुझे बता देना आप, ठीक है? उसके बाद कुछ तो एग्जाम्पल बताया था मैंने इसमें, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल। सर मेरा नेट खत्म हो जाएगा तो मैं वाइंड अप करूंगा, कर लूंगा, ओके फाइन। हम लोग भी बस इतना ही देखेंगे, वाइंड अप हो रहा है हमारा भी ये, है ना? टाटा सन्स, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल वगैरह बताया था मैंने कुछ तो, कुछ होगा इसमें, सेशंस को देख लेना, है ना? किसी ने पेएबल्स का मतलब क्या होता है पूछा था, तो वो मैंने बता दिया था, राइट? पेएबल्स मतलब क्या? जो कि पे होने वाली है फ्यूचर में, उसको बोला जाता है पेएबल। और पेएबल कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, सारी चीजें पेएबल ही होती है, राइट? जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, वेंडर का पेमेंट, खर्चा, जो कुछ आपको पैसे जाने वाले हैं वो सारा पेएबल्स है। और ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज है, राइट? और रिसीवेबल्स क्या है? जो कि फ्यूचर में भी रिसीव होने वाले हैं मुझे, ये है मेरे रिसीवेबल्स, राइट? मतलब ये बेसिकली बात करेंगे तो ये सारे खर्चे और कुछ कुछ लाइबिलिटीज भी है। ये सारा खर्चा थोड़ी है कुछ जीएसटी वगैरह, ये लाइबिलिटीज है, कुछ कुछ खर्चे भी है इसमें। और रिसीवेबल्स मतलब ये सारी इनकम्स है मेरी, बेसिकली, है ना? उधारियां लेना या फिर टीडीएस का रिसीवेबल्स है ना? जीएसटी आईटीसी का रिसीवेबल्स है। ये सारा रिसीवेबल मतलब जो हमें मिलना है किसी ना किसी फॉर्म में। यस, फिर बैंक रिकंसिलिएशन भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आई थिंक बैंक स्टेटमेंट, यस, ये सेशन आप देख लेना, है ना? बैंक रिकंसिलिएशन आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो, बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? जब भी डिफरेंस होता है हमारे अकाउंट में, हमारा अकाउंट मतलब हमारा टैली की बुक्स में का जो बैलेंस है बैंक का, और बैंक का बैलेंस है, मतलब बैंक का स्टेटमेंट में अगर डिफरेंस है तो तब जाके रिकंसिलेशन आएगा। मतलब दो चीजों में अगर डिफरेंस है तो उसको बोला जाता है रिकंसिलेशन, ठीक है? यस। अगर मैं बात करूं, अगर एक और एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूँ, तो एक लड़का है, एक लड़की है। अगर आप दोनों को अगर देख रहे हो, लड़का लड़की, तो दोनों को अगर देख रहे हो तो आपको क्या डिफरेंसेस दिखेंगे? जो डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं उसको बोलेंगे रिकंसिलेशन, ठीक है? मतलब ये आइटम्स ऑफ डिफरेंस है, रिकंसिलेशन। तो जो भी ऑर्गन्स में डिफरेंस है वो सारा रिकंसिलेशन का पार्ट है। लेकिन जो दो लड़के दिख रहे हैं, है ना, वो छोटा है एक बड़ा है, एक की हाइट इतनी है एक की कम है, तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा ना जो कम हाइट वाला है, राइट? तब जाके उन दोनों को मैच हो जाएंगे, राइट? तो इसको रिकंसिलेशन बोलते हैं। मतलब चाहे एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? पहले मैंने एक्चुअल वाला दिया, बाद में ये चीज मैंने समझाया था, ब्रोकरेज वर्सेस कमीशन, दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। बट कुछ ऑक्शन, नीलामी, बोली वगैरह होती है जो कि हमारे डायरेक्ट परचेस से रिलेटेड कुछ खर्चा होता है, उस वो हमारा फिर डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है, राइट? वो डायरेक्ट हो जाता है। टेंडर, फॉरेस्ट, जो भी फ्लैट वगैरह भी हम लोग खरीदते हैं तो वैसी वाली चीजें फिर डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है, राइट? अदरवाइज ये इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होता है। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल का भी हमने टैली में पढ़ा था, है ना? टैली वॉल्ट क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ना? टैली वॉल्ट में इंक्रिप्शन ऑफ होल्ड डेटा है,
मतलब आप टैली में वॉल्ट लगाओगे ना तो पूरा का पूरा डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक्सेस कंट्रोल अगर देते हो तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हो कि आप कौन-सा काम करोगे, कौन-सा नहीं करोगे, कौन सी एंट्रीज़ करोगे, कौन सी नहीं करोगे। तो इसकी सेटिंग भी मैंने सिखाया था, आपको बताया था। है ना? मल्टीपल यूज़र्स को मल्टीपल यूज़र आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, ऑडिटर्स का अलग दे सकते हैं, ओनर्स को फुल राइट्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ें हमने पढ़ा था, राइट? यस। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज का रिवीजन सेशन में कवर करने की कोशिश की। कहाँ तक आए हम लोग? यस, टैली तक, राइट? उसके बाद हम लोग कल देखेंगे रिवीजन में वर्ड एक वर्ड जो पावर पॉइंट और जो एज और एड ऑन वगैरह देखा था, मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज, एमआईसी, इनकम टैक्स भी अब हो सकता है और 2 सेशंस लगेंगे। लेकिन यस, छोटा-छोटा अच्छा ओके फाइन। आपको कुछ पूछना होगा तो मुझे पूछ लो, ठीक है? कुछ क्वेरी होगा तो फिर मैं हम लोग कल का शेड्यूल करते हैं, ठीक है? कुछ पूछना है आपको? यस। सर मैंने आज नहीं थे बैंक की एंट्रीज मारी थी। अ, ओके एक काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा-सा रिकॉर्ड को स्टॉप पॉज़ कर देता हूँ, ठीक है? आई मीन स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। सो ये था हमारा बेसिकली डे 1 ऑफ रिवीजन सेशन, ठीक है? तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देखने के लिए और यही चीज़ आपको 2-3 बार देखना है, तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है? ओके डन। सो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं डे 1 का सेशन और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन ऑफ रिवीजन, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।